नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ शिवानी जी की कहानी केया। एक पल को डॉक्टर टंडन स्तब्ध रह गईं। इतने वर्षों पश्चात विधाता एक कैसी परीक्षा ले रहा था उनकी। उसने कनखियों से इधर उधर देखा, फिर हाथ में मुड़ी तुड़ी चिट्ठी को यत्न से खोलकर पढ़ने लगी। यह सचमुच ही ईश्वर की असीम अनुकंपा थी कि उसे ऐसा एकांत जुट गया था। नहीं तो इस समय उसके कमरे में छात्र छात्राओं की बहुरंगी भीड़ उसे घेरकर मधुमक्खियों की भांति गुनगुनाने लगती थी। ब्लैक बोर्ड पर उसी के हाथ का बना हम दो हमारे दो का चित्र अभी भी धुंधला नहीं पड़ा था। यह तो उसके पिछले दिन का पाठ था। नित इसी समय वह 5th ईयर की क्लास लेती थी। तब क्या आज फिर कोई हड़ताल चल रही थी? कुछ ही दूर पर एक ताड़ सी लंबी नर्स एक स्टील के भगोने में ऑपरेशन के लिए औजार उबाल रही थी। सहानुभूतिपूर्ण तरल दृष्टि से उसे देखकर डॉक्टर नलिनी टंडन ने आंखें फेर ली। बेचारी लड़की, भाग्य अच्छा होता तो क्या इस समय यहाँ भगोने में औजार उबालती। अपने घर के चौके में ऐसे ही दाल उबालती इसी नर्स की अस्वाभाविक लंबाई क्या स्वयं ही आकर्षक नहीं बन जाती। आप बेकार आई डॉक्टर, उसने एप्रिन से हाथ पोंछकर कहा। आज हड़ताल हो गई है। मैं तो इमरजेंसी में थी, इसी से आना पड़ा। डॉक्टर मेमन का ऑपरेशन डे है ना आज। ओह, आश्वस्त होकर डॉक्टर टंडन उठ गईं। अच्छा है, आज उसका ऑपरेशन डे नहीं है। कहीं होता तो वह क्या करती। मन की जैसी अवस्था थी उसमें किसी दूसरे की दुखती रग पर क्या वह नज़र धरा पाती। आज तो यह निगोड़ी चिट्ठी स्वयं नस्तर बनी पल पल उसके कलेजे में धंसती चली जा रही थी। एक लंबी सांस उसके रंगे होठों को कपाती शून्य में विलीन हो गई। चिट्ठी अभी भी उसकी मुट्ठी में बंद थी। एक बार भी ठीक से वह उसे पढ़ नहीं पाई थी। पहले तो उसने पति की उपस्थिति में उसे खोल दिया था, फिर अचानक वह विस्मृत विसंबोधन उसे विषधर की भांति डस गया था। इस नाम से उसे पुकारने वाला तो एक ही व्यक्ति था। घबरा कर उसने चिट्ठी उसी डाक से आई किसी मेडिकल फॉर्म की डायरी के बीच दबा दी थी। यह तो अच्छा था कि उसके सक्की पति का ध्यान उस समय अपने नाश्ते पर केंद्रित था। यह कैसी डबल रोटी आ रही है आजकल, एकदम खट्टी। और यह कमबख्त कुबेर क्या स्क्रैम्बल बनाना अभी तक नहीं सीख पाया। इससे तो मैं एरोड्रोम में ही ब्रेकफास्ट ले लेता। ठीक भी तो है, वह बड़बड़ाता जा रहा था। नौकर भी क्या करे जब मालकिन को ही घर के मालिक की कोई चिंता नहीं है। हमारी डॉक्टरनी साहब को सड़ी बच्चेदानियाँ और ट्यूमर निकालने से इतनी भी फुर्सत नहीं मिल पाती कि महीने भर के लिए बाहर जा रहे मालिक के अंडे टोस्ट को ही देख लें। आज तो शायद तुम्हारा ऑपरेशन डे नहीं था, इतना तो कर ही सकती थी। किंतु डॉक्टर नलिनी टंडन बिना कोई कैफियत दिए चुपचाप चाय पीती रही। कुर्सी ठेलता, प्लेट कांटे चम्मच झमाझम इधर उधर पटकता उसका बौना बदसूरत पति नैपकिन से मुंह पोंछकर उठ गया था। मेरी ग्रे जर्सी रख दी है ना तुमने, उसने चलते चलते मुड़कर पूछा तो नलिनी को लगा उसकी दाईं आंख जैसे और भी भैंगी लग रही है। विवाह के दिन पति की इसी भैंगी आंख को देखकर वह कितना रोई थी। पर फिर धीरे धीरे ससुर गृह के वैभव के बीच उसी पति का बौना कद, श्याम वर्ण और भैंगी आंख सब कुछ जैसे कहीं विलीन हो गए थे। बीच बीच में वह अपने छात्र छात्राओं की फुसफुसाहट सुनती अवस्थ थी। डॉक्टर टंडन के पति को देखा है तुमने, एकदम रावण। बेचारी डॉक्टर टंडन। नलिनी सब कुछ सुनकर भी अनसुनी कर देती। कई बार वह अपनी छात्र मंडली को आग्रह पूर्वक अपने दर्शनीय प्रसाद में आमंत्रित कर अपने आतिथ्य के औदार से अभिभूत कर देती, जैसे उन्हें दिखा रही हो पति देखने में रावण है तो क्या हुआ, देखती नहीं,
मेरे लंकापति की सुवर्ण नगरी का वैभव कैसा है। किंतु फिर भी शरारती छात्र मंडली बाज नहीं आती। दोनों साथ घूमते रहते तो ब्यूटी एंड बीस्ट की स्पष्ट फुसफुसाहट नहलनी को सहमा कर रख देती। विवाह के 20 वर्षों में वह अपने पति को संतान नहीं दे पाई थी। इसी से मात्र वंचिता उस नारी का सौंदर्य शायद 20 से 19 भर भी नहीं हुआ था। अभी भी उस खरी खतरानी के गौर उज्जवल वर्ण में कुंठा की एक रेखा तक नहीं उभरी थी। खाने की मेज पर क्रोधी पति के नित्य की चकचक ने उसकी स्वाभाविक चुतरा का गला कब का घोट कर रख दिया था। एक दिन भी शायद वह ठीक से खाकर नहीं उठ पाई थी और उसी सीमित आहार ने छहरे शरीर पर अनावश्यक मांस की एक परत भी नहीं चढ़ने दी थी। वह अब भी वैसी ही इकहरे शरीर की छहरी बनी रह गई थी जैसी 20 वर्ष पूर्व थी, और आज उसी 20 वर्ष का बीता अतीत फटाफट उल्टी लपेटी जा रही किसी फिल्म की भांति स्वयं फड़फड़ाता उसे पीछे खींच ले गया था। नर्स औजार लेकर चली गई तो उसने द्वार बंद कर लिया और चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। बंगाल की उस जटिल कलात्मक लिपि को पहचानने में उसने भूल नहीं की थी। केया, बड़े कष्ट से तुम्हारा पता जुटा पाया हूँ। सोचता था जानबूझकर कभी तुम्हारे मार्ग का कांटा नहीं बनूंगा, पर आज इस परदेश की मृत्युशैया पर पड़े पड़े जब भी आंखें बंद करता हूँ, केवल तुम्हारी ही अश्रुपूर्ण विवर्ण आंखें दिखने लगती हैं। तुमने उस दिन जयपुरी चुनरी पहनी थी, पीली चूनर में बड़ी बड़ी लाल बुंदकियाँ थीं। अपने बंगाल की लड़कियों को नित्य तात की साड़ियों में देखने की अभ्यस्त मेरी आंखें तुम्हारा वह रूप देखकर चौंधिया गई थी। केवड़े की उस कुंज की सुगंध जैसे तुम्हारी उस पीली बांधनी में रच बस कर रह गई थी। उसी दिन मैंने तुम्हें यह नाम दिया था, केया। याद है ना? केवड़ा को बंगाल में केया कहते हैं। कितना सुंदर होता है केवड़े का लंबा पुष्प। उसी पुष्प पर मैंने जेब से पेन निकालकर चंडीदास का पद लिखकर तुम्हें थमाया तो कण मूल तक फैल गई तुम्हारी कुंवारी वीणा का अबीर रंग मुझे और उन्मत्त कर उठा। केवड़े के स्निग्ध कलेवर पर लिखी गई वे पंक्तियाँ क्या मैं आज भी भूल सकता हूँ? सोनार कटोरी कुछ युग गिरी, कनक मंदिर लागे। मैं स्वयं डॉक्टर हूँ, इसी से छलना में मृत्यु के आह्वान को भी ठीक ठाक पहचान सकता हूँ। वह लाख पंजे दबाती बिल्ली किसी चाल से आए, पर वह आ रही है, यह मैं निश्चित रूप से जान चुका हूँ। इसी से आज चलते चलते तारुणी की विस्मृत सहचरी से अंतिम बार हाथ मिलाने को मेरी दोनों बाहें शून्य में फैली जा रही हैं। क्या एक बार मुझे देखने आ सकोगी? नीचे अपना स्पष्ट पता देकर उसने उसे चेतावनी भी दे दी थी। इस दरिद्र रुग्ण डॉक्टर का दारिद्र्य, उसके भयानक रोग की दुर्गंध तुम्हें कहीं देहरी से ही डसकर न लौटा दे। इसी से कर व्रत प्रार्थना है केया, यदि तुम्हारे पहुंचने तक मैं चेतना खो बैठा तो मेरी देहरी से मत लौट जाना। ओह, वह तो समझती थी कि हृदय का वह घाव कब का भर चुका है, पर आज चिट्ठी पढ़ते ही उसका कलेजा धड़कने लगा था, जैसे स्वयं देववर्मन उसके सम्मुख हंसता खड़ा हो गया हो। उसके किस रोग की दुर्गंध उसे डस सकती थी भला? उसकी देह की कस्तूरी मृग की सी सुगंध तो वह अब भी आंखें बंद कर स्मृति के नथुने भीजते ही सूंघ सकती थी। उजला रंग, लड़कियों सी लजीली हंसी और लंबोतरा ऐसा चिकना चुपड़ा चेहरा जिसे देखकर लगता था उस पर कभी दाढ़ी मूछ उगेगी ही नहीं। नलनी के प्रवासी नाना प्रत्येक छुट्टियों में नलनी को बड़े आग्रह से बुला भेजते और बंगाल की उस ननिहाल का आकर्षण नलनी के लिए भी कुछ कम नहीं था। तीनों मामियों की वेशभूषा, साज सज्जा और बोलचाल में उत्तर प्रदेश एवं बंगाल की संस्कृति का अद्भुत सम्मिश्रण रहता था। सफ़ेद सन से बालों के बीच सिंदूर की गाढ़ी रेखा खींचकर नानी झूम झूम कर पढ़ती थी काशीदासी रामायण।
तीनों मामियों के आंचल में बंधे चाबी के गुच्छे, छटाक छटाक भर सिंदूर की बिंदी और हाथ की लोहे की चूड़ी के बीच खनकता शाखा देखकर वह स्वयं भी प्रवासनी बन उठती। छुट्टियां खत्म होने को होती तो वह रुआंसी हो उठती। बंगला उपन्यासों में पढ़ी जमींदारों की हवेली की रूपकथा ही जैसे उसके ननिहाल के रूप में साकार हो उठती थी। बड़ी बड़ी हांडी भरे चमचम, रसगुल्ले, बटी से मशीनी गति से सब्जी काट रही मामियाँ, उधर नानी के चौके से आ रहा फ्राई बागदी चिंगड़ी की सोंधी सुगंध, कांसे की थालियों में परिपाटी से सजे बेंगुना भाजा और फूली फूली बंगाल की लुचियों का अपूर्ण आमंत्रण पाकर वह बौरा सी उठती। और फिर प्रत्येक ग्रीष्मावकाश में ननिहाल आने का एक और भी आकर्षण रहता, और वह आकर्षण था मृगाल देव वर्मन, उसके छोटे मामा का सहपाठी। नलिनी का प्रगतिशील ननिहाल में उसके प्रतिग्रह की सी बंदिशें नहीं थीं। वहाँ निरामिषी भोजी पिता के चौके में प्याज लहसुन की छौंक भी वर्जित थी। यहाँ बिना मांस मछली के मामा गस्सा तक नहीं तोड़ते थे। आए दिन मंझले मामा अपनी संगीत रसिक मित्र मंडली को निमंत्रित करते रहते, और वहीं नलिनी का प्रथम परिचय हुआ था मृणाल देववर्मन से। फिर प्रत्येक छुट्टी में वही परिचय प्रगाढ़ होता गया। बंगाल के न जाने कितने वेणुवन, घाट पोखर, भग्न मंदिरों के गूढ़ मंडप वह छोटे मामा के इसी मित्र की साइकिल के पीछे बैठ बैठ कर घुमाई थी। इंटर की परीक्षा देकर वह उस बार कुछ पहले ही ननिहाल आ गई थी। इस बीच दोनों के बीच नियमित व्यवहार भी चल चुका था। इसी से मृणाल को देखते ही नलिनी की आंखें झुक जाती थीं और उसी नतमुखी दृष्टि में स्वयं स्फूर्त आत्मसमर्पण स्पष्ट झलक पड़ने में मृणाल ने भूल नहीं की थी। जीवन में पहली बार किसी रमणी की रमणीयता ने उसे मुग्ध कर दिया था, और शायद उस रमणीक व्यक्तित्व का आवाहन उसे अविवेकी उदित की जानलेवा गहराई में डुबा कर भी रख देता। पर इसी बीच नियति ने किसी पटुबधिक की सी सधी निशानेबाजी से नलिनी को बीतकर दूर पटक दिया। बंगाल प्रवासी जमींदारों की अय्यासी, स्मृत सस्वर का अनुशासनहीन परिवार, बंगाल मिश्रित हिंदी की बोली, यह सब नलिनी के पिता को जरा भी नहीं सुहाता था। किंतु मातृहीन पुत्री को वहां जाने से वह कभी रोक भी नहीं पाते थे। पर इधर ननिहाल से लौटी पुत्री की गतिविधि में एक नया ही लटका देखकर उन्होंने कान खड़े कर लिए थे। उनसे बिना पूछे ही जब वह हॉस्टल से सीधी ननिहाल चल दी, तब वह बौखला गए। लड़ झगड़ कर वह उस बार उसे साथ ही नहीं लिवा लाए। भाग्य से मिलने स्मृत कुल के एक मित्र पुत्र के हाथ में अबाध सुंदरी पुत्री का हाथ थमाकर उन्होंने गंगा नहा ली। नलिनी ने तो रो धोकर घर ही सर पर उठा लिया था। इतनी लगन से उसने बायोलॉजी लेकर इंटर किया था कि डॉक्टरी पढ़ेगी। अब क्या खाक पढ़ सकती थी। उधर अपने कुत्सित बौने पुत्र के पार्श्व में उस लक्ष्मी सी पुत्रवधू को प्रतिष्ठित कर राजकिशोर टंडन की बाछी खिल गई थी। रूप रंग में सचमुच ही खतरानी बहू मिली थी उन्हें। चलो, वंश का रूप रंग तो सुधरेगा। उसके पिता ने तो केवल धन देखकर ही सांवली साधारण नैनक्स की बहुओं से घर पाट कर रख दिया था। आज उन्होंने पिता की उस भूल का प्रायश्चित कर लिया था। किंतु इतना रो क्यों रही थी बेचारी। क्या उसके पुत्र की भैंगी आंख उसने देख ली थी, या उसका बौना कद। क्यों रो रही है हमारी बहू समधी जी। उन्होंने बड़े लाड से उसकी झुकी सिसकियों से कांपती पीठ थपथपाकर पूछा था। यकीन मानिए, हमारे घर की बहुएं बेटियों किसी ही आज़ादी से सिर उघाड़े फिरती हैं। नहीं नहीं, आप इनके रोने की चिंता ना करें। नलिनी के मध्यवर्गीय पिता समधी का अटूट वैभव देखकर वैसे ही चकर घिन्नियाँ खा रहे थे। ना समझ पुत्री का रोना देखकर उन्हें बेहद गुस्सा भी आ रहा था। इसका रोना तो अपनी डॉक्टरी के लिए है। कहती थी मैं डॉक्टरी पढ़ूंगी। मूर्ख कहीं की, रानी बनकर राज करने जा रही है।
वीसीओ डॉक्टरनियाँ तो अब इसके यहाँ पानी भरने आया करेंगी। खोखली सी हंसी हंसकर नलिनी के पिता ने उसकी पीठ सहलाई थी। ओह, तब तुम मत रो बेटी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें डॉक्टरी पढ़ाऊंगा। उसके ससुर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, और उसका वही हाथ फिर मृत्यु तक उसके कंधे से नहीं उठा। विधुर ससुर की पितृतुल्य ममता पाकर वह धन्य हो गई थी। जिस वर्ष उसने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश किया, उसी वर्ष संभावित मातृत्व की बेड़ियां उसके पैरों में खनकने लगी थी। किंतु उस मूर्खा ने विधाता का अकृपण हाथ से दिया गया वह अपूर्व दान स्वयं ही लौटा दिया था। पूरे 20 दिन उसे क्लिनिक में रहना पड़ा था, और फिर जब बरसों पश्चात उसने स्वयं विधाता के सम्मुख आंचल फैलाया, तब उस विलक्षण सन की दानी ने मुंह फेर लिया। फिर भी कभी ससुर ने उसे एक पल के लिए भी अनुभव नहीं होने दिया कि उसकी सूनी गोद ने उसका मूल्य घटा दिया है। केवल मृत्यु के 1 घंटे पूर्व वृद्ध ससुर का अब तक यत्न से लगाया गया मुखौटा पल भर को खिसक गया था। बेटी, एक ही इच्छा मन में रह गई, और फिर उनका गला भर आया था। ससुर की कौन सी इच्छा उसके संग चली जा रही है, यह नलिनी खूब समझ गई थी। आज उसने अपनी वह मूर्खता न की होती तो वह 4 कंधों पर हुलसते जा सकते थे। ससुर की मृत्यु ने उसे बुरी तरह झटक दिया था। क्रोधी विलासी पति का अस्तित्व उसे जीवन में पहली बार ग्रस्त कर उठा। उसने बड़े मकान के शेर के पिंजड़े में अब उस आदमखोर के साथ उसे अकेले ही रहना था। उस सर्कस के अधसीखे क्रोध सिंह को साधने वाला अनुभवी रिंग मास्टर उसे हाथ का चाबुक थमाकर सदा के लिए अवकाश ग्रहण कर चुका था। इसी से उसने अब तक अपने को आकंठ अपनी नौकरी में डुबोकर रख लिया था। पति अपनी कंपनी की नाना उदार सुविधाओं के बीच देश विदेश के सौंदर्य तीर्थों में मन चाहे गंगा नहा सकता था। यही नहीं, एक से एक सुदर्शन छीड़कट की गंगा जली के छलकते गंगा जल से उसका घर आए दिन पवित्र होता रहता। कभी पति की कंपनी की एक रिसेप्शनिस्ट आकर 7-8 दिन बिना बताए रुक जाती थी। कभी पाकिस्तान की किसी तस्कर पुत्री से उसका परिचय कराकर वह कहता, हाजी साहब की बेटी जोहना हसन, बाबूजी के प्रिय मित्र की हाजी है साहब। बाबूजी के प्रिय मित्र थे हाजी साहब। बड़ी धार्मिक है, इस छोटी उम्र में ही मक्का मदीना जा रही है, 8 दिन हमारे पास रहेगी। व्यंग से नलिनी के होठ टेढ़े पड़ जाते। बॉडी स्कैंडिंग में बंधे मुखर उभार को तीखी एड़ियों पर साधती वह सिंधुगामिनी पूरे 8 दिनों तक उसकी छाती पर मूंग दलती रही थी। सब कुछ देखकर भी नलिनी ने देखे का अनदेखा कर दिया था। इतना वह जानती थी कि एक ना एक ऐसी ही कोई विजातीय रहस्यमयी सुंदरी उसके पति को ले डूबेगी। वह स्वयं पति की ओर से उदासीन हो गई थी। इसी से उसे अब निरंतर विदेशी प्रवासी पति के विरह का न भय था, न स्वदेशागमन के पश्चात मिलन का उत्साह। 3 वर्षों से उन दोनों के शयन कक्ष भी एकदम 2 सिरों पर थे। उसे कभी कभी रात को भी मरीज देखने जाना पड़ता, और उसके जाने या आने का खटर पटर सुनकर उसका पति बुरी तरह झल्लाने लगता था। क्या रात आधी रात को नींद खराब करती रहती हो? कल से अपना कमरा अलग कर लो, समझी ना? किंतु नलिनी फिर भी नहीं समझी। तभी शायद परिस्थिति ने उसे उस दृष्टांत से सब कुछ समझा दिया था। उस दिन उसका ऑपरेशन डे ही तो था, पर उस पर इमरजेंसी की बेगार में भी पकड़ी गई थी। बड़ी रात को वह एक सिजेरियन, एक बीच और एक ट्यूबल प्रेगनेंसी को निपटाकर घर लौटी तो देखा कि नित्य की प्रतीक्षारत पद्मा कहीं नहीं है। पद्मा मैथुरन 4 वर्षों से छाया की भांति दिन रात उसके साथ रहती थी। मूडी मालकिन के जटिल व्यक्तित्व की एक एक भांज को वह खोल खोल कर समझ चुकी थी। कब डॉक्टर टंडन बोलना पसंद करती है, कब चुप रह जाना, कब चाय लेंगी, कब कॉफ़ी, यहाँ तक कि किस दिन कौन सी साड़ी पहनना चाहेंगी और उसके साथ कौन सा ब्लाउज, कौन सी चप्पल, पर्स, सब वह छांट छूट कर पलंग पर लगा जाती। सरकारी वेतन के अतिरिक्त उदार स्वामिनी के औदार्य से उसका बटुआ निरंतर छलकता रहता।
रूप ना देकर भी उस केरल कन्या की देह के सौंदर्य को विधाता ने बड़ी लगन से संवारा था। वह केवल अपने अलस चाल से ही किसी भी मनचले पुरुष का दिल बांधकर कील से जड़ सकती थी। धीरे धीरे वह चतुरा स्वयं दूती जान गई थी कि उदार गृह स्वामिनी की धन की तिजोरी की ही भांति उसकी सौभाग्य तिजोरी पर भी खुला ताला बड़ी लापरवाही से लटक रहता था। एक की कुंजी का गुच्छा तो गुरु नितंबनी की कटी में झूलता ही था, अब दूसरी कुंजी की ओर वह स्वयं ही लपक गई। एक दिन आधी रात को नलिनी को मेडिकल कॉलेज जाना पड़ा। वह उस दिन जानबूझकर ही पद्मा को घर छोड़कर गई थी। पति को कदर रुचि का वह कई बार स्पष्ट प्रमाण देने ही शायद उल्टे पैरों लौट आई थी। पद्मा नित्य उसके कमरे में ही सोती थी, किंतु उस दिन पद्मा के पलंग पर एक सिगरेट केस पड़ा था। उस सिगरेट केस का सूत्र पकड़कर वह क्रोध और अविश्वास से कांपती सीधे पति के कमरे में चली गई थी। यही सिगरेट केस उसकी अपनी पहली तनख्वाह से पति को उसने प्रेम की भेंट दी थी। सामान्य रूप से भिड़ा द्वार हाथ का स्पर्श पाते ही खुल गया था। नलिनी का पति बेखबर सो रहा था। उसकी काली भुजंग सी बाह पर सिर धरकर लेटी थी पद्मा महसूस। नलिनी को अचानक कमरे में देखकर वह हड़बड़ाकर उठ गई और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए नलिनी प्रस्तुत नहीं थी। पद्मा सिर झुकाए रोने लगी। नलिनी ने आज तक उसे कभी रोते नहीं देखा था। बड़ी बड़ी आंसू की बूंदें उसके बंधनहीन वक्ष के लुभावने उभार को भिगोने लगी। जाओ पद्मा, सो जाओ। अपना बिस्तर तुम गोल कमरे में लगा लो। मैं बेहद थकी हुई हूँ, आज अकेली ही सोना चाहती हूँ। नलिनी का कंठ स्वर कठोर न होकर भी गोलियों सी दाग रहा था। आंखें पोंछती पद्मा बाहर चली गई। एक क्षण को नलिनी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। सोए पति को झंझोड़ने उसकी बाह आगे बढ़ी, फिर उसने बाह स्वयं ही पीछे खींच ली और तेजी से बाहर निकल आई। दूसरे ही दिन अपने निष्कासन के लिए अपने को स्वयं ही प्रस्तुत कर पद्मा ने अपना बोरिया बिस्तर लपेट लिया था, किंतु नित्य की ही भांति वह चाय की ट्रे लेकर नलिनी के कमरे में गई तो उसकी विलक्षण स्वामिनी को देखकर अवाक रह गई। नित्य के ही सौम्य स्मित से नलिनी ने उसका स्वागत किया। ना डांट, ना डपट, न सुंदर चेहरे पर एक सिकन। फिर भी पद्मा सिर से पैर तक कांप गई थी। नलिनी ने एक शब्द भी नहीं कहा, किंतु उन शांत झील सी आंखों की आदर्शी लपटों ने पद्मा को झुलसा कर रख दिया था। एक नारी दूसरी नारी को इससे बड़ी सजा और क्या दे सकती थी। नलिनी ने अपने पति से एक शब्द भी नहीं कहा। ठीक भी तो था, उसके पति की रुचि क्या एक ही पद्मा तक सीमित थी? चाहने पर भी वह क्या अपने असंख्य सौतों से जूझ सकती थी? रोध होकर, चीख चिल्लाकर, सीन क्रिएट कर क्या लाभ था? छलकते दूध के गिलास में मक्खी गिरती देख वह स्वयं यदि नहीं पी सकती तो उसे फेंक ही क्यों ना दे? जब कोई मक्खी निकाल कर उस दूध को पीना चाहती है तो उसका क्या बनता बिगड़ता था? पति से उसकी सामान्य बोलचाल भी और कम हो गई और फिर दाम्पत्य जीवन के उस घुटन भरे वातावरण से विधाता ने उसे स्वयं ही क्षणिक मुक्ति दिला दी। पति को विदेश जाना पड़ा और भाग्य से शायद विस्मृत उसके प्रेमी के आह्वान के साथ गुप्त मंत्रणा कर मुंबई बुला लिया। अपनी उसी यात्रा के बीच वह मार्ग के उस अपरिचित स्टेशन पर निश्चिंत होकर उतर सकती थी। उतनी दूर न उसे आत्मीय स्वजनों की संघान दृष्टि का घेरा बांध सकता था, न क्रोधी सक्की पति का, और यदि कोई मिल भी गया तो वह यह कहकर उसे घिस्सा दे सकती थी कि वह अपने ननिहाल के पूर्व परिचित फैमिली डॉक्टर को देखने निकल पड़ी है। अस्पताल से थकी मांदी वह अपने कमरे में लौटी और द्वार बंद कर अपनी धवल सैया पर पसर गई। इसी एकांत के लिए ही तो वह दिन भर छटपटाती रहती थी। बटुए से निकाल कर उसने एक बार पत्र फिर पढ़ लिया और आंखें मूंद ली। अदिति के कुर्ते की ढीली बाहों के विस्तृत घेरे ने जैसे उसे फिर बांध लिया था। उसके कानों के पास मुंह सटाकर मीठी आवाज में गाने वाला उसका सुदर्शन प्रेमी क्या बदल गया होगा? निये गयो हिया कि नामे डाह किया, नैने नयन दिया।
उन दिनों सचिव देव वर्मन के तरुण कंठ का यह गीत बंगाल के लचचट तरुण तरुणियों को मद्द कर देता था। कहते थे कि जब वह कहीं इसे गाते मुग्ध स्त्रियां हाथ की शाखा चूड़ियां निकाल निकाल कर उस पर न्यौछावर कर देती थीं, और जब उसी गीत को अविकल वैसे ही सुमधुर कंठ से दोहरा कर उसके प्रणयी ने उसे बाहों में घेर लिया, तो उसने बंगाल के साधुओं की शंखा से भी अधिक मूल्यवान वस्तु उस सुकंठी गायक पर निछावर कर दी थी। खजूर के एक दूसरे से लिपटे दो मिथुन वृक्षों के पीछे डूब रहे सूर्य ने उस लोहित वर्णी संध्या को किसी अनुभवी रंगमंच संचालक की दक्षता से ही अबीरी बनाकर छोड़ दिया था। केवड़े के उस सुवासित झुरमुट के पास ही लाल मिट्टी की चट्टान पर बैठी उस विजातीय भुवन मोहिनी प्रोसणी के देव दुर्लभ सौंदर्य को देखकर मराग देवर्मन पागल हो गया था। ऐसा रंग क्या बंगाल में दिया लेकर खोजने पर भी कहीं मिल सकता था? ना जाने कितनी देर तक दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए रहे, फिर बिना एक शब्द बोले ही बैठ गए। फिर हड़बड़ा कर नलिनी ही पहले उठी थी। बाप रे बाप, नानी क्या कहेंगी? इतनी देर हो गई है, वह भी इस कियावन में। यहाँ तो सुना है कि एक एक पेड़ पर कोयटे सांप लिपटे रहते हैं। उसने कहा था, अपनी नानी से कहना नलिनी, आज एक भयंकर केटे सांप उसकी सुंदर नातनी को डस गया है और उसका विष अब संसार का कोई ओझा नहीं उतार सकता। क्यों, है ना? उसे फिर खींचकर मृणाल ने उसी चट्टान पर बिठा लिया था और न जाने कब तक वह उन पीन भुंज दंडों के बीच आंखें बंद किए कांपती पड़ी रही थी। फिर स्वयं मृणाल ने ही उसे बड़ी यत्न से बाहों का सहारा देकर खड़ी कर दिया था। चलो नलिनी, घर चले, उसने कहा तो नलिनी के पैर कांपने लगे। उसे लगा वह गिर पड़ेगी। कैसी नादानी कर बैठी थी वह, कहीं कुछ हो गया तब? नानी, तीनों मामियाँ, मामा उसका चेहरा देखकर ही क्या नहीं समझ जाएंगे? अंगारे से दहकते गालों के उस गुलाबी रंग को क्या वह छुरी से छीलने पर भी छुड़ा पाएगी? किंतु घर पहुंची तो नानी, मामियाँ, मामा सब अचानक सर्वदन से हो गई प्रतिवेशी किशोर की आकस्मिक मृत्यु का समाचार पा मोटर लेकर चले गए थे। बूढ़ा चौकीदार द्वार पर ऊँघ रहा था। देखो नलिनी, ईश्वर कितना समझदार है। अब तुम ही बताओ, इतनी बड़ी कोठी में भला एक सुंदरी कुंवारी लड़की को मैं अकेली छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? आखिर मित्र परिवार के प्रति मेरा भी तो कोई कर्तव्य है। उसका धृष्ट दुस्साहसी प्रेमी एक बार फिर उसके कांपते अधरों पर झुक गया था। परंतु मामा, नानी और मामियाँ अंचलों के चाबियों के गुच्छे खनकाती लौटी तो उनके शोक विहल चेहरों पर किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं उभरी। न किसी ने उससे यह पूछा कि वह कहाँ गई थी, और न किसी को यह जानने की उत्सुकता थी कि वह इतनी देर से कहाँ से लौटी। उल्टे नानी मृणाल को देखकर आश्वस्त ही हुई थी। ठीक किया बेटा, तुम रुक गए। बेचारी लड़की इतनी बड़ी कोठरी में अकेली घबराती। नलिहाल का यही अविवेकी औदार शायद उसे ले डूबता, पर इसी बीच पिता उसे पंजे में दबोचकर उठा ले गए थे। ट्रेन की खिड़की से सिर बाहर निकाले वह आंखें पोंछती तेजी से पीछे छूटे जा रहे बंगाल के सुरम्य घाट, पोखर और ताड़ के वृक्षों को देखती रही थी। साड़ियों के बीच यत्न से सजोई केवड़े की वह कोमल पत्ती ही उसके संक्षिप्त प्रेम प्रकरण के फटे पृष्ठ सी फड़फड़ा रही थी। दोनों ओर आरी के दांत से नन्हे नन्हे कांटों के बीच लिखी गई उन पंक्तियों को वह जितनी ही बार पढ़ती, उतनी ही बार आंखें आंसुओं से धुंधली हो जाती। समय के साथ साथ जब वही कोमल पत्ती सूख कर खंजर सी तीखी हो गई थी, हाथ में लेते ही उसकी कटारी सी तीक्ष्ण धार चुभने लगी थी। नलिनी ने बम्बई यात्रा के लिए सूटकेस निकाला तो साड़ियों के बीच उसे भी रख लिया। क्या पता वह सचमुच ही मृत्युशैया पर हो। कम से कम इस सूखे पर्ण का प्रमाण पत्र तो दिखा सकेगी उसे। देखा मृणाल, मैं भी तुम्हें नहीं भूली हूँ।
चलने से पहले ही वह बड़ी देर तक अपना प्रतिबिंब देखती रही थी। ओह, इधर कैसा चेहरा हो गया था उसका, सूख कर एकदम काट। पद्मा कांड ने उसे इधर भीतर भी झकझोर दिया था। सौत तो आटे चून की भी बुरी होती है, फिर यहाँ जीती जाती सौत। दिन रात उसकी छाती पर मूंग दले जा रही थी। पतली नाक पर उसने पफ फेरा तो वह स्वयं आश्वस्त हो उठी। यह अब भी निसंदेह उसका सर्वोत्तम नक्श, किंतु शरीर की लुनाई को भी गहवा संजोकर रख पाई थी। क्रोधी कामी हृदयहीन पति ने क्या उसके यौवन का मधुपात्र किसी वैम्पायर की बात सोख नहीं लिया था? उसके सौंदर्य का अब एक ठूंठ सा अविष्ट रह गया था। चेहरे की बची खुची श्री उसके मरीजों ने हर ली थी, और उसका भी जो शेष था वह कुंठित मंत्रण नर्सों से लड़ती अस्पताल की जमादारनियों, छोकरे डॉक्टरों और अधूरी डॉक्टरनियों के नित नवीन प्रणय प्रसंगों में चाट चूट कर रिक्त कर दिया था। वह हॉस्टल सुप्रिंटेंडेंट भी तो थी, किंतु बनने संवरने पर अब भी डॉक्टर नलिनी टंडन राह चलते लोगों की दृष्टि को अनायास ही बांध सकती थी। वह उन भाग्यवती गत यौवनाओं में से एक थी जिसका यौवन जाते जाते भी उसका आंचल पकड़कर ठिठक जाता है। आज उसका वही कालजयी सौंदर्य उसे आश्वस्त कर उठा। ट्रेन चली तो उसने अपना हल्का फुल्का सूटकेस किनारे खिसकाकर पैर फैला लिए। कानपुर तक वही अकेली ही रहेगी, यह जानकर उसे प्रसन्नता हुई। ना जाने कितनी बार उसने अपने बटुए से निकाल कर विस्मृत प्रेमी के पत्र को पढ़ डाला। कानपुर आया और अपना रिजर्वेशन स्लिप ढूंढती उसकी सहयात्रिणी अपनी 2 पुत्रियों और चुलबुले पुत्र को लेकर आंधी से उसके डिब्बे में घुस आई। साथ ही कनस्तर, विदेशी बिल्ले चिपके बंदर, अधेड़ सूटकेस, विराटकाय लंबोतर होल्डास से कमरा खचाखच भर गया। एक क्षण में नया झकाझक चमकता कंपार्टमेंट अस्तबल बनाकर रख दिया था उस परिवार ने। नलिनी के मन की जैसे छत विछत अवस्था थी, उसमें ऐसे बहरूपी परिवार के लंबे सानिध्य की कल्पना उसे सहमा गई। वह स्वयं स्वभाव से ही बहुत सुघड़ थी। अब व्यवस्था देखकर उसका तन मन सुलग जाता था। चाहे घर हो या अस्पताल, वह धूल की सामान्य परत या कागज का इधर उधर बिखरा एक छोटा टुकड़ा भी नहीं देख सकती थी। किंतु अचानक डिब्बे में घुस आई उस लापरवाह महिला को इधर उधर फैले अपने सामान की कोई चिंता नहीं थी। बच्चों को बैठाकर उसने उन्हें 3 केले थमा दिए और स्वयं नीचे उतरकर स्टेशन छोड़ने आई अपनी माँ को धारा प्रवाह पंजाबी में डांट डपट करने समझाने लगी। गाड़ी वहाँ अब और कुछ ही मिनट रुकेगी, सुनकर वह भी और तेजी से बोलने लगी थी। ऐसे काम नहीं चलेगा बीबी जी, तुम जितना दबोगी तीनों भाई तुम्हें उतना ही दबाएंगे, समझी? तुम कोई भीख नहीं मांग रही हो, अपना हिस्सा मांग रही हो। माँ निशब्द खड़ी रोती चली जा रही थी। बीच बीच में अपने रेशमी सूट की सलवटें ठीक करती वह जालीदार दुपट्टे को आंखों पर रख कर सुबकने लगती। गाड़ी ने सीटी दे दी थी और पुरुष यात्री भी धीमी गति से स्टेशन छोड़ रही गाड़ी पर चढ़ने लगे थे, पर वह मर्दानी औरत अभी भी अपनी माँ को दुनियादारी की 12 खड़ी लटा रही थी। मम्मी मम्मी, गाड़ी चल दी है, जल्दी चढ़ाओ। उसके तीनों बच्चे घोंसले से चोंच निकाले चिड़िया के बच्चों से चहकने लगे, पर वह बड़े धैर्य से माँ की पीठ सहलाकर चलती गाड़ी में एक छलांग लगाकर चढ़ गई। लगता था उसे ऐसी चलती गाड़ी में चढ़ने का अभ्यास था। आप भी क्या बम्बई जा रही हैं बहन जी? उसने हंसकर पूछा। डॉक्टर टंडन ने केवल सिर हिलाकर स्वीकृति दे दी और चेहरे पर अखबार का तंबू तान लिया, किंतु उस बाचाल औरत को चुप कराना हंसी खेल नहीं था। पल भर में ही वह खोद खोद कर डॉक्टर नलिनी टंडन की यात्रा के विषय में सब कुछ जान चुकी थी। नलिनी डॉक्टर है, बम्बई किसी फैमिली प्लानिंग सेमिनार में भाग लेने जा रही है। यह जानकर वह बड़ी उत्सुकता से खिसक कर उसकी बर्थ पर बैठ गई। वाह, यह तो बड़ा अच्छा हुआ, भाग्य से आपका साथ मिल गया था।
मैं सोच रही थी कि कभी कोई आप जैसी नरम डॉक्टर नहीं मिले तो राय लूं। वैसे आमतौर पर डॉक्टरनियां ऐसी रूखी होती हैं कि कुछ पूछिए मत। नलिनी सिर झुकाए एक बार पढ़ती रही, किंतु उसकी उदासीनता ने उस महिला को हतोत्साहित नहीं किया। वह फिर धीमे स्वर में फुसफुसाई, क्यों बहन जी, लूप के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने तो जब से लगाया है बराबर तकलीफ रहती है। माँ की धीमे स्वर की फुसफुसाहट सुनकर उसके चुलबुले पुत्र की अकाल परिपक्व आंखें चमकने लगीं और वह भी अपनी सीट छोड़कर माँ से सटकर बैठ गया। स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नोत्तरी अधूरी छोड़कर वह महिला अपने पुत्र की फरमाइश पूरी करने को खाने की कनस्तरी खोलने लगी। नलिनी का दिल डूब गया। लंबी यात्रा में वर्षों के भूले बिसरे रोमांस को आंखों में मूंद कर फिर से एक बार देखने के सारे सपने चूर चूर हो गए। ऐसी संघातिक क्षुब्रा से विभूषित ऐसा स्वस्थ परिवार उसने पहले कभी नहीं देखा था। आप भी कुछ लीजिए ना। उसने एक प्लेट में साथ लाई नाश्ते की सामग्री सजाकर नलिनी की ओर बढ़ाई। नहीं जी, धन्यवाद, मुझे जरा भी भूख नहीं है। नलिनी का स्वर कुछ ही रूखा था, किंतु उसकी रुखाई इस बार उस महिला की तेल लगी और गेंडे किसी खाल पर फिसलती धरा पर छिटक गई। जी, ट्रैवलिंग के दो ही तो मजे हैं, खाना और सोना। दो दो उबले अंडे, दो पुष्ट पंजाबी पराठों की स्वस्थ तहों में भीज उसने अपने खरगोश जैसे दांत गड़ा जीभ निपोड़ दिए। मम्मी, नानी जी ने बिस्कुट भी तो रखे थे, और केक। पुत्र ने मक्खन की आधी टिकिया मुंह में ऐसे ठूस ली कि स्वर अवरुद्ध होकर आंखें बाहर को निकल आईं। नानी जी ने केक बिस्कुट ही नहीं, लगता था कानपुर की छोटी मोटी बेकरी ही आनंद फानंद उस कनस्तरी में डुबो दी है। अंडे, पराठे, रेवड़ी, गजक, बिस्किट, केक, भकोस, बकरा खाए अजगर से ही बच्चे इधर उधर पसर गए तो अपनी चौड़ी हथेली में सौंफ सुपारी का मैत्रीपूर्ण प्रस्ताव लिए फिर नलिनी की ओर बढ़ाई। इस बार नलिनी जैसे हार गई। आप क्या मुंबई घूमने जा रही हैं? नलिनी ने पूछा, और उसी प्रश्न का प्रश्रय पाकर उसकी सहयात्री ने उसे अपने पूरे कैंडेशियल थमा दिए। उसका नाम मिसेस कोचर है। वह स्वयं बम्बई के रिजर्व बैंक में काम करती है। कानपुर में उसका मायका है। भारत विभाजन के उन्हीं शरणार्थियों में उसके मायके का परिवार भी भारत आया, जिनका सब कुछ वहीं रह गया था। आंवले की चटनी से रोटियां खा खा कर हमने दिन काटे जी। आज कानपुर में लाखों का बिजनेस है। पापा जी नहीं रहे, इसी से वही बिजनेस अब बीप जी की दुश्मन बन गई है। भाइयों में दिन रात झगड़ा रहता है। बीप जी बेहद सीधी और दोनों भाई इन्हीं की सिधाई का भरपूर फायदा उठाकर जा धड़पना चाहते हैं। यही खबर पाकर मैं कानपुर आई थी। मेरे पति तो इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं लेते। और फिर वह एक लंबी सांस लेकर कनखियों से नलिनी की ओर देखने लगी, जैसे उसकी उत्सुकता का समान सा आभास पाते ही वह उसे अपनी संपूर्ण आत्मकथा थमा देगी। किंतु नलिनी ने चश्मा उतारकर आंखें बंद कर ली थीं। उसका अशांत मन स्वयं ही उसे स्मृति की किन किन अंधी सुरंगों में उंगली पकड़ पकड़ कर घुमाने लगा था। उस कोमल गुदगुदे बर्थ पर लेटी वह जैसे 38 वर्ष की डॉक्टर नलिनी टंडन नहीं, 22 वर्ष पूर्व की पोषणी नलिनी बन गई थी। विपन्न स्मृति तीव्र गति से घुर्नियाँ खिलाती उसे नौहाटी, राजघाट, कृष्णानगर छोड़ती बरहमपुर लिए जा रही थी, जहाँ ननिहाल की विक्टोरिया में गाड़ीवान नूर अली के पास में बैठे छोटे मामा और छोटे मामा से सटकर बैठा मृणाल बार बार हाथ नीचे लटकाकर उसकी हिलती वेणी खींच रहा था। आकंठ के झुरमुट, वेणुवन की लंबी कतार, जिसको चीरती सुर सुर करती बंगाल की दखनी बतास बंसी सी बजाती उसकी लटों को छू जाती। क्यों री भांजी, हमारे लिए लखनऊ की रेवड़ी गजक लाई है ना? और संदीला के लड्डू? कोचवान के पास बैठे मामा वहीं से चीख कर पूछते। हाँ हाँ, सब लाई हूँ मामा, नलिनी हंसकर कहती। लाल कागज में बनी हंडिया कम से कम 1 दर्जन लानी पड़ती थी उसे। लाल पथरीली सड़क पर खटखटाती विक्टोरिया तेजी से भागने लगती तो
तो वह खिड़की से हाथ बाहर निकालकर किनारे बैठे प्रणय के अर्धी के कुर्ते का छोर पकड़कर खींच देती। वही सिग्नल पाकर तरुण प्रेमी की लंबी उंगलियां कुर्ते का छोर थामे सुर सुंदरी की नाजुक हथेली को थाम उसे मूक मणि पगा आश्वासन दे उठती। 4 मील की उस यात्रा के बीच विभिन्न प्रांतों के वे दोनों हाथ एक दूसरे से गुथे चले जाते। और फिर एक दिन उसी विक्टोरिया में कठोर पिता के पार्श्व में सहमी नन्ही गुमसुम बैठी स्टेशन चली जा रही थी। इस बार कोई भी उसे छोड़ने नहीं आया था। तीनों सालों वृद्धा सास और ससुर से लड़ झगड़ कर ही विधुर जमाता पुत्री को अपने साथ खींच ले गए थे। इसके बाद वह कभी ननिहाल नहीं जा पाई। उसे लगता था मंजली मामी ने ही उसके पिता को पत्र लिखकर चुगली खाई थी। बड़ी मामी एकदम निरीह और भोली थी। छोटी मामी उसकी समव्यसनी थी और मामी से अधिक उसकी सहेली थी। मंजली मामी को उसका देववर्धन के साथ साइकिल पर बैठकर इधर उधर घूमना फूटी आंख नहीं सुहाता था। पता नहीं बुढ़ापे में भी माँ कैसी सठिया गई है। वह मंजली मामा से एक दिन कह रही थी, दिन डूबे तुम्हारी लाडली भांजी उसी मुँह मड़ा की साइकिल पर बैठी इधर उधर घूमती है। सुना हरी बाबू के पोखर में तैरना भी सिखा रहा है राजनंदिनी को। ठीक है भाई, हमारा क्या, हम घर की कुंवारी लड़की तुम लोगों के पास आई है। कल कुछ हो गया तो तुम्ही लोगों की नाक कटेगी। और शायद उन्हीं की दूरदर्शिता ने मामा की नाक बचा दी थी। वह बहुत बाद में कटी, जब फूक फूक कर कदम रखने वाली मंजली मामी की पुत्री चौधरी जिया उल हसन के बेटे उस्मान उल हसन के साथ ढाका भाग गई। और फिर देखते ही देखते नलिनी की ननिहाल की सुवर्ण लंका जैसे भस्म हो गई थी। अब तो शायद खाक भी नहीं बची थी। तीनों मामाओं को नेत्रहीना नानी के सामने ही उनकी प्रसादोपत हवेली के खंबे में बांधकर नक्सल पंथियों ने गोली से भून दिया था। उसका अपराध था उनकी जोतदारी की समृद्धि की अटूट वैभव। यही नहीं, उसकी छाती में लेखनी डूबा उस दीवालों पर उन्हीं के रक्त से वे लिख गए थे, अमरा पल्लुचाई लाल सेलाम। चलते चलते उन्हीं में से एक दयालु हत्यारे ने नानी को भी गोली मारकर ठंडा कर दिया। तीनों मामियों का आज तक पता नहीं लग पाया था। ये सब समाचार उसे नूर अली कोचवान के बेटे आमिर अली ने दिए थे। वह लखनऊ के किसी होटल में काम करता था और बीच बीच में नलिनी से मिलने चला आया करता था। नलिनी का वंश तो निर्मूल हो चुका था। आमिर अली से उसने एक बार पूछा भी था, पर वह भी उसके विषय में कुछ नहीं बता पाया। तब कहाँ चला गया था वह? क्या इतने वर्षों में वह उसे एक पत्र भी नहीं लिख सका? निश्चय ही उसने विवाह कर लिया होगा। ऐसा सुदर्शन पुरुष क्या कभी कुंवारा रह सकता था? व्यंग से नलिनी के होठ टेढ़े हो गए। गाड़ी किसी बड़े स्टेशन पर रुक गई थी, नासिक रोड। ओह, यही स्टेशन तो था वह। उसने पूरा नक्शा खींचकर ही तो भेजा था। फला सड़क पर पपीते के पेड़ों से घिरा और आंगन में खड़े अज्जले पीपल के विराट वृक्ष की शाखा प्रतिशाखाएं दीवार तोड़कर एक ओर लटक आई हैं। बाहर एक बड़े से बोर्ड पर दुर्ग केसरी का विज्ञापन है। नलिनी हड़बड़ाकर खिड़की से झांकने लगी। क्या पता ऐसे ही स्टेशन टहलने चला आया हो। फिर दूसरे ही क्षण अपनी बचकानी काल्पनिक उड़ान पर वह स्वयं ही हंसने लगी। कैसी मूर्खा थी वह। उसने लिखा था कि वह मृत्युशैया पर पड़ा है और यहाँ कैसे चला आ सकता था। क्यों बहन जी, चाय शाय वाला दिखा कोई? यहाँ का बटाटा बड़ा गरम गरम बड़ा अच्छा लगता है, लोगी क्या? बिना उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए उसकी सहयात्मी देखते ही देखते धम से नीचे कूदकर पासी की दुकान से 2 हाथों में धुआं छोड़ते गर्म बटाटे बड़े के दोने ले आई। अरे यह भी नहीं लेगी? चखिए ना। नलिनी ने इस बार भी उसका निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, किंतु फिर भी उस आनंदी महिला का चेहरा मलिन नहीं हुआ। जानबूझकर ही नलिनी खिड़की थामे तब तक खड़ी रही जब तक गाड़ी ने क्रमशः गति तीव्र कर स्टेशन बहुत पीछे नहीं छोड़ दिया। भीतर गई तो पत्ते चाट चूटकर कोचर परिवार सुराही रिक्त करने में जुटा था। लंबी यात्रा की थकान से अब उनके उत्फुल्ल चेहरे कुछ कुछ फीके पड़ने लगे थे। नासिक बहुत पीछे छूट गया था, पर नलिनी का कलेजा अब भी धड़क रहा था।
मिसेस कोचर एक बार फिर उसका सिर चाटने बैठ गई थी। लंबी यात्रा के बीच सहयात्री एक दूसरे के प्रति कितने उदार हो जाते हैं, इसका अनुभव पहली बार नलिनी को हुआ। और कहीं ऐसी बकर बकर करने वाली महिला उसे मिली तो वह उसे स्नप कर देती, किंतु आज उसकी बकर बकर भी उसे बुरी नहीं लग रही थी। चटपटे बड़े की मिर्च मसाले की चुटकियों से मिसेस कोचर की तीखी जिह्वा को और भी प्रगल्भ बना दिया था। कुछ ही देर में वह नलिनी को बता चुकी थी कि वह अपने वैवाहिक जीवन से असंतुष्ट है। दिल्ली में बहन जी मैंने इतनी बड़ी कोठी LIC से लोन लेकर अपनी ही हिम्मत से खड़ी कर दी। ऐसी ही मैंने नौकरी के लिए भी ससुराल वालों से झगड़ा मोल लेकर कमर कसी थी। न कसती तो आज मेरे ये बच्चे ऐसे फर्राटे से अंग्रेजी बोल सकते। गर्व से उसने अपने तीनों बच्चों को एक बार देखकर चट दृष्टि फिरा नलिनी के सुंदर गंभीर चेहरे पर निबद्ध कर दी। जितनी बार नौकरी के लिए इनसे कहती ये भड़क जाते, कहते हमारे घर के मर्द औरतों की कमाई पर नहीं पलते। पर मैंने इनके घर की औरतों का पालन देख लिया था। मैंने एक दिन चुपचाप अप्लाई कर दिया। क्वालिफिकेशन भी तो मेरी ऐसी वैसी नहीं थी। इकोनॉमिक्स में MA में फर्स्ट क्लास ली थी। चट से इंटरव्यू के लिए बुला ली गई और पट से छाटी भी गई। मैंने सोचा अब जरूर हंगामा होगा, पर ये दफ्तर के लिए तैयार हुए तो बोले तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हें भी दफ्तर छोड़ दूंगा। मैंने तो ये देखा बहन जी, वह अपना अनुभव नुक्सा नलिनी को थमाती तकिया ऊंचा करके बैठ गई। मर्दों से किसी मनचाही बात के लिए लाख गिड़गिड़ाओ मन्नतें कर लो, कभी सीधे मुँह हाँ नहीं कहेंगे। अगर हिम्मत करके अपनी मनचाही कर लो तो खुद ठंडे पड़ जाएंगे। अब 10 साल से ठाठ से नौकरी कर रही हूँ। एक मकान बनवाकर 2000 रुपये महीने पर किराए पर भी उठा दिया है। एक फ्लैट मुंबई में ले लिया है। बच्चे अच्छे अंग्रेजी स्कूलों में आला तालीम पा रहे हैं। अपना शौक अपने पैसों से पूरा करती हूँ। पर दुख एक ही बात का है बहन जी, मर्द की जात ही मतलबी होती है। मतलब सदा और पीठ फेर ली। अब इतनी बड़ी कोठी बनवाने में मैंने कौन कौन से दुख नहीं झेले। फरेबी ठेकेदार ने झूठे दस्तखत का जाल बिछा मेरी मिट्टी पलित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 2000 मजदूरों का घेराव करा, मेरे नारे लगवाए दिए मुए ने। सुशीला देवी मुर्दाबाद। उधर उसी रात की गाड़ी से मेरा बम्बई का रिजर्वेशन हो चुका था, पर मैंने भी हिम्मत नहीं हारी। बच्चों का हाथ पकड़ा और पिछवाड़े के दरवाजे में ताला मारकर बाहर निकल गई। 2 कदम पर एक विदेशी राजदूत की कोठी थी, वहीं घुस गई। भाग से वह राजदूत अपने लॉन में ही टहल रहा था। मुझे देखा तो चट से बढ़ाया। मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। मेरी कहानी सुनी तो बच्चों के साथ मुझे भीतर ले गया। वहीं से फ़ोन कर मिनटों में पुलिस का घेरा डलवा दिया। यही नहीं, हमें अपने साथ डिनर खिलाकर खुद स्टेशन पहुंचा गया। एक हमारे हिंदुस्तानी पड़ोसी भी थे, जिन्होंने नारे सुने तो खिड़कियां दरवाजे बंद कर दरारों से तमाशा देखने लगे। और एक यह अनजान विदेशी था, जिसने विपत्ति में हमारी बाह थाम ली। पर परायों को क्या दोष दूं बहन जी, यहाँ तो अपना सोना खोटा निकला। ऐसी ऐसी मुसीबतें झेलती घर पहुंची तो देखा मेरे पति आराम से चादर ताने सो रहे हैं। मैं बहुत कम रोती हूँ, पर उस दिन तो मैं इतना रोई कि मेरी हिचकियाँ बंध गईं। पति की उसी अतीत की उदासीनता का स्मरण कर सहसा उसकी आंखें गीली हो आईं। चश्मा उतारकर वह कांच पोंछने लगी तो नलिनी ने देखा, अब तक मोटे लेंस में छिपी हुई बड़ी बड़ी आंखें सचमुच ही सरबती थीं और पलकें लंबी लंबी थीं। निश्चय ही वह यौवन काल में आकर्षक रही होगी। फिर वह चश्मा पोंछती हृदयहीन पति की ओर भी आंतरिक परतें उघेड़ने लगी। मुझे तो लगता है बहन जी, जैसे जैसे मर्द की उम्र बढ़ती है उसकी शौकीनियाँ भी बढ़ने लगती हैं। कभी कभी तो मैं तंग आ जाती हूँ। बच्चे सयाने हो गए, फिर आप तो जानती हैं बम्बई में फ्लैट क्या 2-3 बेडरूम की सुविधा देते हैं, ले देकर एक ही बेडरूम। वह और भी मुखरा बनी। शायद नलिनी को अपने वैवाहिक जीवन की प्रत्येक समस्या समझाने पर तुली जा रही थी कि उसका लड़का धम से नीचे कूद आया। मम्मी, हम सुबह 6 बजे वाली बैग टी लेंगे, आपने पहले से कह दिया है ना, और हमें अभी भी भूख लगी है। जब देखो तब भूख मरे को भूखी लगी रहती है। हाय, ये कोई वक्त है भूख का? चल सो जा ऊपर।
पर उसके जिद्दी पुत्र ने स्वयं ही नानी की उदार कनस्तरी खोलकर बिस्कुट का पैकेट निकाला और बंदर जैसी फुर्ती से उचककर ऊपर चढ़ गया। देख रही है ना, यही हाल लड़कियों का है। पता नहीं कैसा जमाना आ गया है। बोर्डिंग में हम भी रही हैं बहन जी, पर मजाल है जो कभी वीना जी के आंख के इशारे बिना उठी बैठी हूँ। एक चकरघिन्नी खर्चने में भी कलेजा दरकता था, और एक ये है नित्य नए कपड़े, वह भी ऐसे फकीरों की कंपनी से अल्लम बल्लम। किसकी चोटी किसका तेल। एक तो मुंबई के सब स्कूलों में कोएट की भीड़ है, इसी से बच्चे और बहक गए हैं। मैं इनकी उम्र की थी तो चोटी कूल्हों तक लटकती थी, और इन्हें देखिए एकदम हरिद्वार की जोगनी बने फिरती हैं। उधर लड़कों के बाल देखिए तो कंधे तक आयला लटकाए चले जा रहे हैं। आप तो डॉक्टर हैं, सच बताइए, आपको नहीं लगता कि आजकल लड़के जनाने और लड़कियां मर्दानी बनती जा रही हैं? इस बार हल्नी अपनी हंसी नहीं रोक पाई, पर मिसेस कोचर को उसकी हंसी अच्छी नहीं लगी। आप हंस रही हैं, पर देख लीजिएगा, वह दिन भी दूर नहीं है जब ये मुए लंडूड़े साड़ियाँ पहने कुल्हे मटकाते इधर उधर डोलेंगे। मैं तो कहती हूँ आज जिसके बच्चे नहीं हैं वही सुखी है बहन जी। वह लंबी सांस खींचकर कहने लगी, मेरी बीबी जी कहा करती थी कि औलाद ही कभी कभी माँ की औलाद बन जाती है। मुझे लगता है मैं भी बीबी जी की तरह अपनी औलाद के हवालात में बंद होती जा रही हूँ। वह फिर शायद नलनी की ओर से कोई हुकारा ना पाकर अपनी पंजाबी संध्या गुनगुनाती पीठ फेर कर लेट गई। गाड़ी गहन अंधकार को भेदती धड़धड़ाती चली जा रही थी। गज भर की दूरी पर लेटी मिसेज कोचर के पार्श्व परिवर्तन को देखकर नलनी समझ गई कि उसे नींद नहीं आ रही है। स्वार्थी पति की अन्यायपूर्ण उदासीनता जैसे दोनों को समान रूप से एक साथ डंक दे रही थी। कैसा आश्चर्य था कि जिसे कल तक नलनी जानती भी नहीं थी, वही उसे अपने जीवन की परम अंतरंग घटनाएं किस विश्वास से सुनाती चली जा रही थी। किंतु दोष क्या उसका था? एक तो लंबी यात्रा का एकांत सहयात्रियों को बड़ी सहजता से मैत्री सूत्र में जकड़ लेता है। उस पर वे दोनों स्त्रियां थीं। समान सा परिचय भी एकांत के साहचर्य में दो स्त्रियों को ऐसे घुला मिला देता है जैसे वह वर्षों पूर्व की परिचिता हूँ। अपने हृदय के अंतरम कच्छ की कुंजी फिर दूसरी को थमाने में नारी नहीं हिचकती। ऐसा निष्कपट आत्मनिवेदन कभी किसी पुरुष के लिए संभव नहीं होता। पुरुष के स्वभाव से ऐसे ही सजग संकालु नहीं होता। गहन मैत्री या पतिव्रता पत्नी का एकनिष्ठ प्रेम भी क्या उसे पूर्ण रूप से कभी आश्वस्त कर सका है? जहाँ प्रिय वाक्य प्रदान मात्र से ही किसी नारी का विश्वास प्राप्त किया जा सकता है, वहाँ पुरुष हृदय की गहराई सहजता में ही नहीं नापी जा सकती। नारी के इसी स्वभाव दौर्लभ्य का तो संसार आए दिन लाभ उठाता रहता है। पास ही लेटी करवटें बदलती सहयात्रिणी की व्यथा सहसा नलनी के लिए स्वयं व्यथा बन गई। उसने कनखियों से देखने की चेष्टा की। मरियल सी रुग्ण ज्योत्सना अंधेरे कमरे को आलोकित कर गई थी। मिसेज कोचर दोनों हाथ छाती पर धरे गहरी नींद में डूब गई थी। लगता था हृदय का व्यथापात नलनी के सम्मुख रिक्त कर वह एकदम हल्की स्वप्नाकाश में विचरण करने लगी थी। काश वह भी अपनी व्यथा हल्की कर पाती, किंतु क्या ऐसा कर सकती थी वह? उसके स्वार्थी पति का अपराध क्या मिसेज कोचर के पति के अपराध से कहीं ज्यादा जघन्य नहीं था? पद्मा की कृतघ्नता किसी विष बुझे भाले की भाल की भांति आमूल उसके विदृढ़ पक्ष पर धंसती तिल तिल उसे घुला रही थी। उसे निकालते ही फव्वारे सी रक्तधार उसी क्षण उसके प्राण ले सकती थी। इधर निरंतर बढ़ा जा रहा उसका रक्तचाप कभी भी अपने संभावित प्रहार से उसे धराशायी कर सकता था। उसका अत्यधिक क्रोध, विषाद या उल्लास का अनियम किसी क्षण उसे स्ट्रोक का उपहार दे पंग बनाकर छोड़ सकता था। इसी से जिह्वा और विवेक दोनों वह संयम के चाबुक से साधती रहती थी, किंतु धीरे धीरे उसके हाथ का चाबुक जैसे नियत खिसकाती चली जा रही थी। क्या अंत तक वह उस अनजान स्टेशन पर उतर पाएगी?
सारी रात उसने करवटें बदल कर ही काट दी। सुबह के धुंधुलके में पल भर को झपकी पलकें फिर स्वयं ही खुल गईं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। उस संबोधन से नलिनी चौंक कर उठ बैठी। मिसेस गुजर जाकर अपने बर्थ पर बैठी हंस रही थी। रात के उदास चेहरे का मालिन्य उसकी स्वच्छ उजली हंसी से धुल पुछ गया था। अच्छे जुलाब की तत्परता जैसे बदहजमी से धुंधले पड़े चेहरे की त्वचा को चिकनी बना देती है, ऐसी ही रात के कन्फ्रेंसन से मिसेस कोचर के प्रौढ़ चेहरे की त्वचा में कुंवारा निखार आ गया था। बस कुछ ही घंटों की बात है, वह कहने लगी। गाड़ी राइट टाइम पर पहुंची तो हम 1 घंटे में ही बीटी पहुंच जाएंगे। आपको कोई लेने आएगा क्या? नहीं तो हमारे साथ ही चलिए, ना कोई कष्ट नहीं होने देंगे आपको। वह फिर हंसी और नलिनी को पहली झलक में साधारण लगा हुआ चेहरा सहसा असाधारण रूप से आकर्षक लगने लगा। चलूं, ब्रुश कर हाथ मुंह धो लूं। आप भी फारिग हो लीजिए बहन जी, नहीं तो ये कॉरिडोर वाले फर्स्ट क्लास के बाथरूम तो अब थर्ड क्लास से भी बदतर हो गए हैं। रेगुलर क्यू लगा रहता है। वह हाथ में साबुन तौलिया ले अपनी कोल्हापुरी चप्पल फटर फटर करती चली गई। ट्रेन किसी लंबी अंधेरी सुरंग से गुजर रही थी। पल भर का वह घटा घोप अंधकार नलिनी के तप्त ललाट पर यूडिक्लोन किसी ठंडी पट्टी रख गया। काश यह गाड़ी आज उसके साथ सदा के लिए किसी ऐसी अंधी सुरंग में खो जाती। किंतु सुरंग का क्षण स्थायी अंधकार विलीन होते ही मिसेस कोचर की दोनों पुत्रियां नीचे उतरकर माँ की बर्थ पर बैठ गईं। नलिनी ने प्रकाश में पहली बार उन्हें ठीक से देखा। दोनों ही अपनी माँ से कहीं भी नहीं मिलती थी। न उन्हें मिसेस कोचर की तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें मिली थी, न उज्ज्वल परिच्छिन्न रंग। एक तो उनकी अटपटी वेशभूषा ने उन्हें और भी अनाकर्षक बना दिया था। सड़क पर फिरने वाले आवारा छोकरों से कार्तिक केश, जिन्हें वे छोकरों की भांति बार बार गर्दन झटक कर पीछे फेंक रही थी। मुहासों से असमय ही खुरदुरे पड़ गए कपोल, जैसे पैर रगड़ने वाला पथरीला जामा हो। स्वमल देह कांति को और भी श्यामल बना रही गहरे नीले रंग की 1.5 गज पांचों वाला हाथी पगा पजामा और चटक पटियाला पिंक खद्दर का गुरु कुर्ता। गाय भैंसों के कंठ में झूलने वाली मनको जैसी मालाएं गले में हिलाती वे जगते ही स्कॉच एंड सोडा की धुन को ले लेकर आपस में बहस में भिड़ गई थी। चल हट, यह लाइन ऐसे गाई जाती है। हट, ऐसे है। आने दे मम्मी को, अभी पूछती हूँ। रिकॉर्ड प्लेयर किस सूटकेस में है? बोल, कितने की शर्त? गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। हंसती हुई मिसेस कोचर पेटीकोट पर ही साड़ी लपेट कर आ गई और रोबीली माँ के अप्रत्याशित आगमन से तीनों अपनी शर्तें भूल गईं। गुड मॉर्निंग मम्मी। बच्चों की संवेद अभ्यर्थना से मिसेस कोचर का ताज़ा धुला चेहरा और भी निखर आया। थैंक गॉड, और कोई नहीं जगा था। हैड ए नाइस बॉथ। ब्लाउज के भीतर से छोटा सा बटुआ निकालकर उसने चाबी निकाली और अपने जीर्ण फाइबर का सूटकेस बाहर खींच लिया। सूटकेस का जीर्ण कलेवर ही बता रहा था कि स्वामिनी की ही भांति वह भी अपने जीवन यात्रा के दौरान अनेक टक्करें खा चुका है, किंतु स्वामिनी की ही भांति वह भी कितना सुंदर रहा होगा। शायद नलिनी की कौतूहल दीप्त दृष्टि को मिसेस कोचर ने भांप लिया था। सूटकेस में लटके देश विदेश के बिल्ले देखकर नलिनी शायद सोचने लगी थी, वह भी हमारी नामी होटलों में रह चुकी है। इसी से स्वयं ही हंस हंस कर मिसेस कोचर अपनी पोल खोलने लगी। बम्बई में ही आज से 8 साल पहले कुल 40 रुपए में खरीदा था बहन जी, और बराबर सर्विस दे रहा है, चाहे कितने ही कपड़े ठूस लें। वहाँ सिंधी गुजराती व्यापारी आए दिन विदेश यात्रा पर जाते रहते हैं। लौटे और नए के नए सूटकेस बेचे, फिर दूसरे ले आए। कभी कभी बड़ी अच्छी चीज़ें हाथ लग जाती हैं। अब देखिए ना, यह फ्रेंच शिफॉन 80 में मिल गई। एक साथ ही किसी कुशल जादूगर की फुर्ती से मिसेस कोचर ने किसी शून्य से निकल रहे रेशमी रंगीन रुमालों की भांति 5-7 शिफॉन की साड़ियाँ निकालकर नलिनी को चमत्कृत कर दिया। गाड़ी बम्बई पहुंचने ही वाली थी। फुर्ती से स्वयं तैयार हो मिसेस कोचर ने देखते ही देखते अपने बच्चों को भी डांट डपट कर तैयार कर दिया। याद रखना लड़कियों, तुम्हें लेने तुम्हारे चाचा आएंगे।
हमारे चाचा अगले महीने हमारे लिए मुसलमान चाची ला रहे हैं। मिसेस कोचर का पुत्र नलनी के कान के पास फुसफुसाया। बहुत स्मार्ट है हमारी होने वाली चाची। बिग लगाती है और मिनी पहनती है। एयर इंडिया में काम करती है। ठीक ही कह रहा है यह। एक लंबी सांस खींचकर मिसेस कोचर नलनी की बर्थ पर बैठ गई। बहुत समझाया मैंने। ऐसा सुंदर रजिंदर के ऐसा सुंदर है रजिंदर कि देखकर भूख भागती है। मैंने ही एक तरह से पाला है उसे। एक से एक सुंदर पंजाबी लड़कियों से हमारा बम्बई समाज पटा पड़ा है, पर सिर्फ फिरे को यही लड़की पसंद आई। स्मार्ट ही स्मार्ट है बस। पर भाई यह भी कैसी स्मार्टनेस कि पेट कमर नंगी कर साड़ी कूल्हे पर टिका लूं। हमने तो साफ साफ कह दिया है भाई, जब तक शादी नहीं होगी शौक से हमारे साथ रहो, फिर अपनी नई बिरादरी में अपना तंबू गाड़ना। हमें तो अपने बेटियां अपने ही समाज में ब्याहनी है। हाउ कैन यू से दैट मम्मी। उसकी बड़ी लड़की सताने से माँ की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। मैं बताऊं। मिसेस कोचर का पुत्र उछल उछल कर चीखने लगा। इसका बॉयफ्रेंड भी मुसलमान है। यूसुफ है ना दीदी। चल परे हट। मिसेस कोचर ने पुत्र को पड़े ढकेल दिया। अब आप ही बताइए बहन जी, कहीं मेरी लड़की की बारात आई और मेरी देवरानी नमाज पढ़ने बैठ गई, मैं कौन सा मुंह दिखाऊंगी समधियाने में। हो कर हंसती दुहरी होती उसकी दोनों पुत्रियां एक दूसरी पर गिरी पड़ी जा रही थी कि बम्बई बम्बई कहता उसका पुत्र आनंद से हाथ ताली देता नाचने लगा। स्टेशन पर उन्हें लेने उनका सजीला देवर उपस्थित था। नलनी को लेने सेमिनार का बिल्ला लगा एक रोबीली पारसी डॉक्टरनी आई थी। 2 दिन की परिचिता मिसेस कोचर से नलनी विदा लेने लगी तो उसने पल भर को नलनी के मुंदे हाथ पकड़कर एकांत में खींच लिया। मुझे गलत मत समझना बहना, आप भी न जाने क्या सोच रही होंगी। रास्ते भर अपने पति की निंदा ही तो करती आई हूँ, पर यकीन मानिए उसके अन्याय का कड़ा चाबुक भी मुझे कभी एक हिंदू नारी के आदर्श से डिगा नहीं पाया। इतना मैं जानती हूँ बहन। फिर वह हंस हंस कर कहने लगी कि हम स्त्रियों के लिए हमारा नाम ही सब कुछ है। इसी से हमें फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है कि कभी किसी की उंगली ना उठे। नलनी हतप्रभ सी खड़ी ही रह गई थी। क्या यह 2 दिन की परिचिता उसे अनजाने ही अपनी सीख दे रही थी। मिसेस कोचर का परिवार विदा लेकर टैक्सी पर सामान लदवाने लगा तो उसे लेने आई पारसी डॉक्टरनी ने कार का द्वार खोल दिया। किसी विदेशी सेंट की मदिर सुगंध से नलनी की चेतना को झकझोर कर जगा दिया। बम्बई की जनसंकुल सड़कों पर उसकी कार सन्नाटे से भागी जा रही थी। सेमिनार से तो उसे कल छुट्टी मिल जाएगी, पर क्या वह बम्बई घूमना चाहेगी। पारसी युवती ने बड़े उत्साह से पूछा। मैं आपको पूरा मुंबई घुमा दूंगी। बम्बई का और छोर मेरा जाना पहचाना है। नहीं, स्वयं अपना ही कंठ स्वर नलनी को अनजाना लग उठा। मेरे एक मित्र मृत्युशैया पर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आई मस्ट गो टू हिम। ओह, आई एम सॉरी। उस मेजबान का स्वर अत्यंत नम्र होता औरों में उतर आया। आपने रिजर्वेशन करा लिया है क्या डॉक्टर टंडन। यहाँ सहज में ही रिजर्वेशन नहीं मिलता। देख लेंगे, खड़ी खड़ी ही निकल जाऊंगी। खड़ी होने की जगह तो मिल जाएगी ना। जिस यात्रा में उसे जाना था रिजर्वेशन स्लिप भुलाकर जाना ही श्रेयकर था। अंततः यह हुआ भी था। किसी मंत्रपूत डोर से बंधी नलनी उस अनजान स्टेशन पर उतर हाथ के मुड़े तुड़े पत्र की भौगोलिक व्याख्या दोहराती ठीक पहुंच ही गई थी। पीले जर्जर बंगले को देखकर उसके पैर सहसा अवश हो गए। अंधमुदे द्वारों की दरार से रेंगती मृत्यु की चिर परिचित अटपटी गंध से उसके अनुभवी नथने फड़क उठे। जब से वह इस गंध को पहचानने लगी थी उसका डॉक्टरी पेशा स्वयं उसके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गया था। जब उसने अचानक हाथ में आ गई अपनी इस विधाता प्रदत्त शक्ति का उल्लेख अपनी एक विशिष्ट अधिकारिणी से किया तब वह ठठाकर हंस पड़ी थी। संसार में आज तक कौन सा ऐसा भाग्यशाली सर्जन जन्मा है नलनी, जो निश्चय ही मृत का ऐलान कर सकता है। कभी दम तोड़ रहा मरीज भी इस दुनिया में लौटकर हमें हरा देता है और कभी हमारे प्रयास से मौत के मुंह से निकला मरीज फिर उसी मुंह में बंद हो जाता है।
यही तो विज्ञान की पराजय है। डॉक्टर दारूवाला का गंभीर चेहरा उस दिन अपनी ताजी चोट का स्मरण कर और भी गंभीर हो उठा था। 2 ही दिन पूर्व उसकी अनुभव शल्य क्रिया को अंगूठा दिखाती मृत्यु उसकी लगभग स्वस्थ हो उठी एक युवती मरीजा को अपने साथ खींच ले गई थी। डॉक्टर दारूवाला की मृत्युंजयी शल्य क्रिया ने डॉक्टर दारूवाला की मृत्युंजयी शल्य क्रिया ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का चेहरा स्वयं ही पहनाकर आकाश पर उठा दिया था। रोंगड़ी के पैर में बम गोले सी मेलगेटेड ट्यूमर हो या पैर के बल अस्वाभाविक रूप से जन्मते को तत्पर कोई जिद्दी शिशु, स्वयं उनके रचंडी के से व्यक्तित्व के सम्मुख थरथरा कर हथियार डाल देते। किसी भी घातक कैंसर ग्रस्त दूषित अंग को काटना उनके लिए उतना ही सुगम था जितना सेब की सड़ी गली फांक को काटकर दूर फेंक देना। फिर भी वह कभी कभी मृत्यु के छलनामयी पश्चात को पहचानने में चूक जाती थी। उसकी सहायिका बनी नलिनी उन्हें कई बार ऐसे विषम क्षणों में चेतावनी दे चुकी थी। यह बचेगी नहीं डॉक्टर, आप अपने पति को बुला लीजिए। 30 वर्ष की स्वस्थ माँ पोस्ट ऑपरेशन की गहन निद्रा में डूबी थी। नाड़ी की गति घंटी के कांटे से ताल मिलाती ठीक चल रही थी। हृदय की धड़कन, रक्तचाप उसे 100% आश्वस्त कर रहे थे। कहीं भी आसन्न प्राय मृत्यु की समान सी आहट भी नहीं थी। क्या हुंकारती डॉक्टर दारूवाला की छोटी छोटी आंखों से अग्नि लपटें निकलने लगती थी। उसके छोटे छोटे कटे बाल उसके गोल मटोल चेहरे पर बिखर गए थे। उन्हीं की पढ़ाई छोकरी का ऐसा दुस्साहस कि उनकी अच्छी खासी प्रेजेंट्स को ऐसी मूर्ख चेतावनी दे गई। अपनी एक ही गरज से पूरे अस्पताल के स्टाफ को अचेत कर सकती थी डॉक्टर दारूवाला, किंतु नलिनी न डरी न सहमी। उसने उसी आत्मविश्वास से अपनी चेतावनी फिर दोहरा गई। मैं ठीक कह रही हूँ, मृत्यु की गंध को मैं इधर एकदम ठीक पहचानने लगी हूँ। ओफ, कैसे समझाऊं आपको। और वह अचानक रो पड़ी थी। यह कैसी विचित्र सिद्धि दी है भगवान ने उसे। सिद्धि नहीं तो और क्या थी। 1-2 नहीं, अब तक 50 केस में वह इस अनुभूत शक्ति की पुष्टि कर चुकी थी। कई बार उसकी आश्चर्यजनक भविष्यवाणी डॉक्टर दारूवाला को भी प्रभावित कर चुकी थी। फिर भी वह उसे हंसकर समझाने लगती। यह सब फ्लूक है नलिनी, कभी भी इसे सीरियसली मत लेना। इट विल बी द एंड ऑफ गुड करियर। हमेशा याद रखो, हम चिकित्सक हैं। आसन्न मृत्यु को देखकर भी हमें उसकी उपस्थिति को अस्वीकार करना है। समझी, तुम विज्ञान की छात्र हो और ऐसी मूर्ख बातों से विश्वास करती हो। ऐसा क्या कभी संभव हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तुनक कर नलिनी एक बार फिर उनकी मुँह लगी छात्रा बन उठी थी। अभी आपने उस अद्भुत गणितज्ञ महिला का अपूर्व प्रदर्शन नहीं देखा था क्या? विज्ञान कौन सी दलील से जीत सका उसे? आप माने चाहे न माने, मृत्यु की एक अनोखी गंध पा लेती हूँ मैं। और फिर उस मरीज की नसों में मोटी मोटी सुइयां घुसा ब्लड चढ़ाने की उलटबांसी को मेरा मन नहीं मानता। जब जा ही रही है तब शांति से ही क्यों न जाने दूं बेचारी को। न हो तो एक मॉर्फिन या पैथेडीन का इंजेक्शन। ओ मूर्ख लड़की, आई एम श्योर देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू। अधैर्य से डॉक्टर दारूवाला ने उसे कंधे से पकड़कर झचकोर दिया था। किंतु नलिनी अपनी उसी विधाता प्रदत्त अमोघ शक्ति की सत्यता को कई बार परख चुकी थी। आज वही गंध उसे सहसा पीछे ढकेलने लगी। तब क्या उसने सच ही लिखा था? कहीं ऐसा तो नहीं मृत्यु उससे भी पहले वहां पहुंच गई हो? कैसी अमानवीय स्तब्धता थी। सूखा लॉन, बरामदे में पड़ी टूटी आराम कुर्सी का जर्जर बेत किसी कमोड की ही भांत नीचे लटक आया था। द्वार के अंधमुदे कपाट से नीचे लटका एक जीर्ण पर्दा रह रह कर हवा में हिल रहा था। एकदम ठीक ही नक्शा खींच कर भेजा था उसने।
दुगुत केसरी का विज्ञापन, बिजली के दग्ध अश्वत्थर और किसी पीलियाग्रस्त रोगी सा ही पीला रुग्ण बंगला। आश्वस्त होकर वह पर्दा उठाने बढ़ी और फिर स्वयं ही ठिठक गई। ऐसे भीतर जाना क्या ठीक होगा? मृणाल की पत्नी, बच्चे, आत्मीय स्वजन उस अपरिचिता को देखकर 10 सवाल पूछ सकते थे। मन ही मन उसने अपने भीरू चित्त को फिर दिलासा दिया। यदि वह पत्नी आत्मीय स्वजनों की भीड़ से घिरा होता तो क्या उसे ऐसा पत्र लिख पाता? मैं अंदर आ सकती हूँ? उसने खड़क से द्वार की साकल हिलाकर पूछा। कैसा आश्चर्य था! जिस ठसकेदार डॉक्टरनी के कमरे के बाहर लंबी क्यों खड़ी रहती थी, जिस ठसकेदार डॉक्टरनी के कमरे के बाहर लंबी क्यू में खड़ी रोगिणी ऐसे सहमे कंठ से ऐसे प्रश्न पूछती थी, वही डॉक्टरनी आज स्वयं दीन स्वर में वही प्रश्न पूछती, स्वयं एक मरीज का द्वार खटखटा रही थी। कोई उत्तर नहीं आया। केवल पुरवाई के तेज झोंके ने पर्दे का बड़े औहार्द से उठा दिया। वही परिचित स्वर, मृत्यु गंध, फिर जैसे उसे हाथ पकड़कर भीतर खींच ले गई। एक झूले से पर्दे पर उसके प्रथम प्रेम का स्मारक स्तंभ खंड खंड होकर पड़ा था। दीवार की ओर मुंह फेरकर निश्चय लेटे उस कंकाल के घने काले केस ही जैसे उस सुंदर व्यक्ति के एकमात्र अविष्ट रह गए थे। बंगले के उड़े पीले रंग से ही मेल खाता रक्त सूंद पांडु ललाट देखते नलिनी का कलेजा बैठ गया। धसे कपोलों की पैनी हड्डियों का मांस की नाम मात्र की एक तह चिपकी रह गई थी। सींग से दुबले हाथों को नमस्कार की सी मुद्रा में बांधे वह न जाने किस अदर्शी देवता का नमन करते करते गहरी नींद में डूब गया था। पर क्या वह नींद ही थी या कुछ और? वह और पास खिसक आई। स्वयं उसका अपना कलेजा कंठ में आकर ऐसे धड़कने लगा था कि उसे लगा धक से उसके मुंह से निकल उसके प्रेमी की छाती पर ही गिर पड़ेगा। कितनी बड़ी भूल थी उसकी। उसने अपने बहुरंगी जीवन के बीच जिस प्रथम प्रेम की स्मृति को उसने बहुत नीचे गाड़कर संयम की भीम शिला से दबा दिया था, वही आज किसी भूकंपी धक्के में बाहर निकलकर उसे कपा रही थी। मृणाक, मृणाक, वह अधैर्य से उसे पुकारती उसके क्लांत चेहरे पर झुक गई। देखो मैं आ गई हूँ, तुमने बुलाया था ना, आंखें खोलो मृणांक, या मैं हूँ केया। क्या उसकी आंखों का भ्रम था या सचमुच ही किसी सुबोध शुद्ध शिशु की भांत नींद में मुस्कुराने लगा था मृणांक। अब उसका कांपता हाथ प्रेमी के ठंडे ललाट पर झुक गया। व्यर्थ ही में परेशान हो रही हैं आप, यह ऐसे टूटने वाली नींद है? नलिनी चौंक कर मुड़ी। सुनहरे प्रेम का रीमलेस चश्मा पहने एक गधेड़ व्यक्ति द्वार पर खड़ा था। नमस्कार, मैं पटवर्धन हूँ, भालचंद पटवर्धन, डॉक्टर वर्मन का मित्र हूँ मैं। बड़ा अच्छा किया आपने जो आ गई। कल ही तो शाम को बेचारा कह रहा था कि आपको यदि उसका पत्र समय पर मिल गया होता तो आप अवश्य आएंगी। अरे बैठिए ना, खड़ी क्यों हैं? नलिनी खड़ी ही रही। वह बैठती भी कहाँ। कमरे में उस झूले से पलंग के अलावा बैठने को कुछ भी नहीं था। ओह, वह अजनबी फिर अपने प्रस्ताव पर स्वयं ही खिसियानी हंसी हंसता दूसरे कमरे से एक खटक सी फोल्डिंग कुर्सी ले आया। कब से ऐसी हालत है? नलिनी ने यत्न से स्वर साफ कर पूछा। यह पूछिए कि कब से नहीं है। खोखली सी हंसी हंस वह सहमा बिस्तर पर असहाय पड़े मित्र को टकटकी बांधकर देखता रहा। फिर एकदम ही उसके कंठ स्वर ने पैतरा बदल दिया। गंभीर स्वर में वह अनर्गल बोलता ही चला गया। ऐसे भव्य व्यक्ति का ऐसा अंत, राम राम हरि हरि। मित्र की निश्चल देह को बड़ी बेरहमी से एक ओर खिसकाकर उसने अपने बैठने के लिए जगह बना ली और अपना चेहरा नलिनी के इतने पास ले आया कि वह सहम गई। क्रमशः घनीभूत हो रहा अंधकार, मृत्युशैया पर एकदम ही अजनबी सा लग रहा मृणांक
और उसका वह विचित्र मित्र। कैसा अस्वाभाविक परिवेश बन गया था यह। बिस्तर पर पड़े हड्डियों के ढांचे से जैसे कोई विशेष अंतर नहीं था उसमें। था तो केवल इतना ही कि एक कंकाल बिस्तर पर निश्चेतन पड़ा था और दूसरा निरंतर बोले जा रहा था। न आसपास कहीं औषधियों की शीशियां थी, न कोई परिचारिका। लगता था सेवा शुश्रूषा देखभाल और औषधि के अभाव में बिस्तर पर पड़ा मृत्युशैया पर वह यात्री बड़े तेज कदमों पर अपने पथ पर बढ़ा चला जा रहा था। मैं इसे पिछले 10 वर्षों से जानती हूँ। इस अनजान शहर में अचानक आ गए इस डॉक्टर को मैं इसे पिछले 10 वर्षों से जानता हूँ। इस अनजान शहर में अचानक आ गए डॉक्टर का मैं ही पहला मित्र था। मैंने ही इसे अपने यहाँ आश्रय दिया। मेरी माँ असाध्य रोग से 4 वर्ष से बिस्तर पर पड़ी थी। इसी ने उसे जीवन दान दिया था। पर भाग्य की विडंबना देखिए, इसे जीवन दान देने वाला आज कोई भी नहीं है। इनकी देखभाल करने वाला क्या कोई नहीं? नलिनी को अपना ही स्वर अस्वाभाविक रूप से तीखा लगा। आपके बारे में यह मुझे सब कुछ बता चुका है। सम्मुख बैठे उस व्यक्ति ने जैसे नलिनी का प्रश्न सुना ही नहीं था। कुछ विचारहीन व्यक्तियों के कारण संसार में कभी कभी कैसी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। वर्मन ने फिर विवाह ही नहीं किया। इस अनजान शहर में ही उसने अपना क्लिनिक खोला और साल बीतते न बीते यह ऐसा प्रसिद्ध हो गया कि दूर दूर से लोग इसे बुलाने लगे। इसके मरीज अधिकतर ग्रामीण ही थे। शहर के मरीज भी कुछ कम नहीं थे, किंतु उन मरीजों ने आज इसे भुला दिया है। ग्रामीण कृतज्ञता ने ही इसे आज जीवित रखा है। कोई दूध दे जाता है और कोई फल। नलिनी को उसका लंबा निरर्थक प्रलाप किसी सन्निपात बाय में बहके रोगी की सी बहकी आए बाय लग रही थी। निश्चेष्ट नाड़ी हाथ में लिया चुपचाप हाथ की घड़ी देख रही थी। सुनिए जी, आप लाख नाड़ी पकड़े, इस रोग का निदान नहीं कर सकती। संक्षेप में आपको मैं ही बतला दूं। पहली बार नलिनी ने रोषपूर्ण दृष्टि से कटमटाकर उसकी ओर देखा। किसी पिनक में झूम रहे अफीमची की ही भांति वह आंखें बंद किए बोले जा रहा था। पूरे चेहरे पर सफेद बालों की छोटी छोटी फुनगियां उभरी हुई थी। लगता था 2-3 दिन से उसने दाढ़ी भी नहीं बनाई है। तेजी से बोलने में बार बार उसका ढीला डेंचर मशीन के ढीले पड़ गए सटल सा नीचे लटक आता और वह बिना किसी संकोच के दोनों हाथों से उसे जबड़े में जमाकर फिर उसी रफ्तार से बोलने लगता। अभागे ने पैथेडीन लेकर ही अपनी दुर्दशा कर ली है। यह बेहोशी इसकी स्वयं अपनी बनाई बेहोशी है। इस स्वयं सिद्ध यमराज से भला कोई इलाज करा सकता है? इसी से धीरे धीरे मरीजों ने भी आना छोड़ दिया था। जब डॉक्टर को ही ऐसा असाध्य रोग लग गया है, तब वह दूसरों को क्या खाक इलाज देगा? अब तो बेहया मरीजों से भी फीस के बदले पैथेलिन मांगने लगा था। डायबिटिक तो था ही, इधर किडनी भी एकदम घुल गई है। अच्छा हुआ आप आ गई। अब इसे आप ही लेकर चल दीजिए। मैं? आश्चर्य से अधिक क्रोध हुआ नलिनी को। ऐसा विवेकहीन प्रस्ताव उसके सम्मुख रखने की धृष्टता ही कैसे कर सकता था यह अजनबी। हाँ जी आप, और क्या मैं? उसके ठिठोली भरे स्वर से सगे देवर का सा लाड छलक आया। क्या कर क्या मेरे लिए बेचैन करवटें बदलता रहा या? ऐसा सिंसियर प्रेमी इस युग में दुर्लभ है, समझी? और वह जोर से हंसा। कमरा अंधेरे में गले तक डूब चुका था। पलंग पर आचेत पड़े मरीज के क्षीण श्वास प्रश्वास और उसके सिरहाने बैठे उस प्रेम से कंकाल का अस्वाभाविक अट्ठास नलिनी को सिर से पैर तक कपकपा गया। कैसी मूर्खता कर बैठी थी वह। भलेया तुम फिर यहाँ भाग आए हो? चलो घर। हाय राम, अजीब आफत है। बुड्ढे को मौत भी नहीं आती। धमाधम करती लाग लगाई धोती का कछौटा संभालती एक काली भुजंग सी आकृति ने सहसा प्रकट होकर उस रंगमंच की रहस्यमय आभा को और भी प्रगाढ़ कर दिया। उसने शायद कुर्सी पर बैठी नलिनी को नहीं देखा। कर्कश स्वर में बड़बड़ाती वह कुर्सी पर बैठे कंकाल को हाथ पकड़कर घसीटती ले जा रही थी।
हाय राम, इसे तो तू पागल खाने में ही अच्छा था। तेरे पीछे पीछे ऐसे भागना तो नहीं पड़ता मुझे। हाय, ऐसे सुहागन से तो मैं विधवा ही भली थी। वह बड़बड़ाती उसे साथ ले गई तो कमरा एकदम शांत हो गया। पर क्या पता, दूसरे ही क्षण कोई ऐसी ही रहस्यमयी मृणाल को भी हाथ पकड़कर खींच ले जाए। एक बार नलिनी के जी में आया, वह जैसे चुपचाप आई थी वैसे ही चुपचाप निकल जाए। सवेरे 4 बजे वाली गाड़ी वह आराम से पकड़ सकती थी, किंतु फिर प्रेमी के पत्र की अंतिम पंक्ति की अनुनय विनय ने उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी। कहीं देरी से ही मत लौट जाना किया, कैसे जा सकती थी वह। हो सकता है तथाकथ पागल खाने से छूड़ा मृणाल का मित्र ठीक ही कह रहा हो। यदि पैथेडीन का ही नशा होगा तो वह मोह निद्रा 1-2 घंटे में स्वयं ही भंग हो जाएगी। गहन अंधकार में डूबी वह प्रेमी का हाथ हाथ में लेकर मूर्ति सी बैठी रही। सहसा वह हाथ कांपा। कौन? बार बार चेष्टा करने पर भी नलिनी का स्वर नहीं फूटा। अब तक यत्न से संजोया उसका धैर्य प्रेमी में क्षीण प्रश्न की एक फूंक ताश के पत्ते के घर सा ढेर हो गया। कुछ भी उत्तर न देकर उसने अपना माथा उन दुर्लभ कंधों पर टिका दिया। उसी सुवासित कबरी की विसरी सुगंध ने उसका उत्तर स्वयं दे दिया। आज भी लक्ष्मी विलास की उस सुगंध को पहचानने में मृणाल ने भूल नहीं की। न जाने कब तक वह उस दुर्लभ बाहुबंधन में निश्चेष्ट होकर पड़ी रही। मिलन के उन बहुमूल्य क्षणों की चुप्पी के बीच वर्षों के उपालंब, कितने प्रश्न, कितने उत्तर मुखर हो होकर स्वयं शांत हो गए। यहीं एक मोमबत्ती पड़ी होगी। मृणाल के कंठ स्वर को उसका कठिन रोग शायद अछूता ही छोड़ गया था। उस मीठी खनक ने नलिनी को एक बार फिर निश्चित कर दिया। टटोल कर मृणाल ने ही मोमबत्ती जला दी थी। धृष्ट आलोक की चमक से चौंक कर नलिनी की सुप्त चेतना एक झटके से जग गई। मोमबत्ती की कांपती लौ भूतल पर फिसलती उसके चिबुक नक्साग्र पर तुलिका सी फेर गई। अपरिसीम विस्मय से मृणाल की निष्प्रभ आंखें विस्फारित हो गईं। केया, तुम आज भी वैसी हो, कैसा आश्चर्य है। वही सुगंध, वैसा ही जूड़ा, और सहसा उसके पकड़े पड़े होठों पर फिर वही चित परिचित हंसी थिरक उठी। केया के पत्ते पर तुम्हें दिया गया अपना कॉम्प्लीमेंट मैं आज भी उसी गर्व से दोहरा सकता हूँ। चौथ की लजाती दुल्हन सी पौड़ा नलिनी एक बार फिर उसी केया कुंज सी पौष्टी भुवनेश्वर बन उठी। उसके दोनों गाल बरसों पश्चात अंगारे से दहक उठे। जानती हो तुम्हें मैंने क्यों बुलाया है? अचानक उसके दोनों हाथ पकड़कर वह हाँफने लगा। मेरी एकमात्र आत्मिया मेरी माँ काशीवास कर रही है। जीवन में मैंने उसे कभी कोई सुख नहीं दिया। देख तो रही हो मेरी क्या हालत है। इसी से चाहता हूँ जाने से पहले उस दुखियारी के पैरों में माथा रखकर एक बार माफ़ी मांग लूँ। उसके क्षमादान के बिना मेरी आत्मा अशांत रहेगी। तुम मुझे वहाँ पहुँचा दो क्या? ले चलोगी ना? वह बार बार अधैर्य से पूछता उसका हाथ खींचने लगा। बहुत देर बाद फिर वह एकदम ही शिथिल पड़ गया। झुककर नलिनी ने नाड़ी थाम ली। उसी स्पर्श ने उसे एकाएक फिर मुखर बना दिया। मेरा कोई नहीं है क्या? उसका स्वर एक पल को टूटकर सूखी सिसकी में बदल गया। एकमात्र मित्र साल भर से पागल है। उसी की दया से आज सिर के ऊपर छत है, नहीं तो शायद लावारिस की तरह सड़क पर पड़ा दम तोड़ता। ले चलोगी मुझे? और रात भर कभी बेहोशी, कभी प्रलाप, और कभी अचानक ही पथरा कर पत्थर बनी जा रही उन आंखों की वेदना ने नलिनी को व्याकुल कर दिया। रात भर की उसी उधेड़ बुन के बीच वह सहसा अपना अविवेकी निश्चय ले चुकी। जैसे भी हो उसकी अंतिम इच्छा उसे पूर्ण करनी ही होगी। और फिर नियत उसकी उंगली पकड़कर ही उसे शायद सब कुछ कराती चली गई थी। एक रंग उड़े सूटकेस में ही उसके कपड़े ठूसने में उसे समय नहीं लगा। कपड़े थे ही क्या, 3-4 फटी कमीजें, 2-3 सूट और एक रिक्त बटुआ। किसी को बुलाकर घर की चाबी सौंपने का प्रश्न ही नहीं उठता था।
क्योंकि पूरे घर की परिक्रमा करने पर भी वह किसी को ढूंढ नहीं पाई थी। अचेत प्रेमी को वहीं छोड़ वह बड़ी दूर जाकर एक होटल के छोकरे की सहायता से सवारी जुटा पाई और उसे ही 5 का एक नोट थमाकर उसने मृणाल को उठाकर गाड़ी में रखा। स्टेशन पहुंची तो सब उसे घूर घूर कर देखने लगे। ठीक भी तो था, एक प्रकार से मुर्दे को ही तो साथ लिए जा रही थी वह। यह भी नलिनी का सौभाग्य था कि उस डिब्बे का एकमात्र सहयात्री तीसरे ही स्टेशन पर उतर गया। जाने से पहले उसने बड़ी ही करुणापूर्ण दृष्टि से नलिनी को देखा था। रोगी की जैसी संघाती अवस्था थी, उसे देखकर ही कोई कह सकता था कि मृत ने उन स्थिर आंखों में अपना खेमा गाड़ दिया है। उसके जाते ही नलिनी ने सिटकनी चढ़ा दी और मृणाल का शिथिल हाथ अपने हाथों में ले लिया। धीरे धीरे उसकी चेतना स्वयं लौट रही थी, पर यह क्या निर्वाण कालीन दीप शिखा की चमक थी। बड़े यत्न से उसने मुस्कुराने की चेष्टा की, किंतु होठ पीड़ा से टेढ़े पड़ गए। लग रहा था भीतर ही भीतर उसका रोग जीर्ण यकृत उसकी आंतों को घातक मरोड़ दे रहा है। क्या बात है मृणाल, कहीं दर्द है क्या? चिंतातुर नलिनी उसके पीले चेहरे पर झुक गई। दुर्बल निश्चेतक देह सहसा थर थर कांप उठी। किंतु यह क्या रोग की कपकपी थी? उसकी मृत्युस प्रेमी मृत्यु को सशक्त बाहों से पीछे ढकेलता उसे अपनी छाती पर खींचने लगा। ओह, कैसा विचित्र है पुरुष का स्वभाव। चिता की संभावित लपटों को स्पष्ट देख लेने पर भी नारी संग की कामना, किंतु अचानक प्रेमी का वह अस्वाभाविक ज्वार भाटा स्वयं शांत हो गया। विषम रोग की व्यथा से शरीर फिर धनुष सा टूरा हो गया। अधरों तक आया अधीर चुंबन एक दीर्घ श्वास बनकर हवा में विलीन हो गया। बाहें शिथिल होकर नीचे झूल गईं। वह फिर बेहोशी में डूब गया। उस बेहोशी को पहचानने में नलिनी ने भूल नहीं की। मधुमेह का वह घातक कोमा अब उसे शायद ही किसी से विदा लेने की अनुमति देगा। हाथ की घड़ी देखती नाड़ी हाथ में लिए वह अपलक दृष्टि से उसे देखती रही थी। कभी भी वह जा सकता था। गाड़ी चाहे किसी स्टेशन पर रुके या न रुके, नाड़ी की गति बता रही थी कि उसका सिग्नल डाउन हो चुका है। भय से कांपकर नलिनी पत्थर बन गई थी। कैसी भयानक मूर्खता कर बैठी है वह। कहीं उसे ट्रेन में ही कुछ हो गया तो क्या कर लेगी वह? हड़बड़ाकर उसने फिर नाड़ी देखी। रेल के डिब्बे की नीली मंदी रोशनी में उसका चेहरा कितना शांत, कितना भव्य लग रहा था। उसी शांत भव्य मुद्रा ने नलिनी को झकझोर दिया। यह शांत, यह भव्यता क्या इस लोक की हो सकती थी? इस बार उसने स्पंदनहीन नाड़ी को अपने होठों से लगाकर हाथ को निश्चेतक छाती पर रख दिया। आधी रात के धुंधलके में गाड़ी किसी अनजान स्टेशन पर खड़ी थी। एक पल को नलिनी उस सतह पड़ी देह को देखती रही। चलती ट्रेन में मृत देह को ले जाना अपराध है, यह वह कहीं पढ़ चुकी थी। तब क्या करे? भागकर क्या गार्ड को सूचित कराएं? किंतु सूचित करने पर और जो कई प्रश्न एक साथ उसे तीर से भेज देंगे। वह उसका कौन था? मृत्यु कब हुई? कैसे हुई? कितनी मृत्यु देखी थी इस डॉक्टरनी ने? पति की देह पर पछाड़ खाती पत्नियां, पत्नी की मृत देह पर पछाड़ खाते अस्पताल के मोर्चुम गुंजाते बिलबिलाते पति, आत्मीय स्वजन, किंतु कोई मृत्यु क्या उसे आज तक विचलित कर पाई थी? बिना बिलाप के क्या मृत्यु अधूरी नहीं रहती? किंतु उसकी आंखों के सम्मुख उसके यौवन के प्रथम पुण्य का स्मारक ढह पड़ा था और उसकी आंखों में एक बूंद आंसू नहीं था। गाड़ी अभी भी खड़ी खड़ी जैसे उसी की प्रतीक्षा कर रही थी। वह हाथ का सूटकेस लिए खड़ी हो गई। चादर खींचकर उसने प्रेमी का मुंह ढांप दिया। स्टेशन की चहल पहल देखकर लग रहा था वह कोई बड़ा जंक्शन है। नहीं नहीं, अब और अधिक विलंब करना ठीक नहीं था। कब किस स्टेशन पर कोई परिचित चेहरा मिल जाए, क्या कोई ठिकाना था? कितनी बार गुंटूर के अनजाने स्टेशन पर उसे उसका
कितनी बार गुंटूर के अनजाने स्टेशन पर उसे उसकी विधवा नंद मिल गई थी। वह एकदम बढ़ी। फिर न जाने क्या सोचकर उसने सूटकेस खोला। अब तक सूखी आंखें सहसा आंसुओं से धुंधली हो गईं। साड़ियों के तहों के बीच से उसने वह खंजर सी सूखी पत्ती निकाली और प्राणहीन छाती पर रखकर बिना चेहरे की ओर आंखें उठाए ही मुड़ गई। उन खुली आंखों की ओर वह अब और नहीं देख पाएगी, किंतु द्वार तक जाकर वह जैसे स्वयं अपने से हार गई। अधरों तक आकर शून्य में विलीन हो गए मरणासन प्रेमी के अधूरे चुंबन का प्रतिदान दिए बिना वह कैसे लौट गई? तो क्या स्वयं उसकी अंतरात्मा उसे जीवन भर नहीं धिक्कारेगी? अधरों तक आकर शून्य में विलीन हो गए मरणासन प्रेमी के अधूरे चुंबन का प्रतिदान दिए बिना ही अगर वह लौट गई, तो क्या स्वयं उसकी अंतरात्मा उसे जीवन भर नहीं धिक्कारेगी? वह लौटी। हाथ का सूटकेस नीचे धर उसने दोनों हाथों से वह हिम शीतल चेहरा भर लिया और क्षण भर पूर्व मृत चुंबित अधरों पर अपने कांपते अधर रख दिए। गाड़ी ने अंगड़ाई ली और गार्ड की तीखी सीटी से उसकी चेतना लौट गई। एक प्रकार से चलती गाड़ी से कूद ही पड़ी थी वह। देखते ही गाड़ी के सैथिल ने गति कब तीव्र कर दी और उसके प्रेमी की निर्जीव देह लिए उसका डिब्बा भी आंखों से ओझल हो गया। काठ की जिस बेंच को पकड़कर उसने अपना संतुलन साधा था, अब भी उसी पर बैठी वह शून्य दृष्टि से सिग्नल की लाल हरी बत्तियों को देख रही थी। मिसेस कोचर के शब्द उसके कानों में गूंजते चले जा रहे थे। हम स्त्रियों के लिए हमारा नाम ही सब कुछ है बहन। इसी से हमें फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है कि किसी की उंगली न उठे। मृत्यु के कठिन क्षणों में भी नलिनी क्षणिक परिचय के बीच मिली उस सीख को नहीं भूली थी। अब किसी की उंगली नहीं उठेगी नलिनी। उसका संसारी चित्त स्वयं ही उसे दिलासा दे गया। एक क्षण हंसी उसके मलिन चेहरे को उद्भासित कर गई। अब तक उसने स्टेशन का नाम भी नहीं पढ़ा था। हाथ का सूटकेस थामे ही वह आंचल संभालती उठी तो खर से किसी कांटे की सी खरोच हाथ में लगी। पल्ला खींचकर उसने देखा। प्रेमी को लौटा गया स्मृति चिन्ह विदा के उस क्षणिक स्पर्श के साथ ही शायद आंचल की झालर में फंसकर एक बार फिर उसी के पास लौट आया था।